70 कैटेगरीज हैं यूके इमिग्रेशन की। सिर्फ 8 कैटेगरीज हैं जो बचेंगी पीछे, जिनको ये नहीं छेड़ेंगे। अगले भी सियाने हो गए हैं। धर्म क्या, बीवी क्या, उन्होंने पेपर की खातिर पता नहीं क्या कुछ बदल दिया। खातून थी, वो अपने हस्बैंड को बच्चों का मामू कह के असाइलम ले रही थी। खुआरियों से बचने का तरीका क्या है कि यहाँ से अब राइट कैटेगरी में जाए, जिसे कहते हैं ना अन्यवा एप्लीकेशन ही पा देनी है। अगर एक बंदा सिर्फ ये कहे मैंने उत्ते पहुंचा दो, वो जमाने चले गए। अगर आपको कोई ऐसा झांसा दे रहा है और आप ले रहे हैं तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। उसके साथ कोई भी ज्यादती कर रहे हैं तो पहले घर में नौकरों की तरह रखते हैं कि ऐसी वरना तेनू कढ़ा देंगे मुल्क तो बाहर, असी होम ऑफिस में दस देंगे। इस बात से अब किसी को घबराना नहीं है। नया कानून आ गया, 5 साल का वीजा सीधा देंगे, उसको वहाँ जाके बेनिफिट भी मिलेंगे, उसको घर भी देंगे। 5 साल का वीजा मिलेगा उन्हें जी, और वो सेटलमेंट वीजा है कि दे कैन क्लेम बेनिफिट्स, दे कैन क्लेम हाउसिंग। इतने लाख पाउंड दे दें आपको बिजनेस वीजा मिलेगा, गोल्डन वीजा मिलेगा यूके का। क्लियर अमाउंट नहीं है, कोई कितनी बताता है, कितनी बताता है। मोयादी मंडी कोई बिजनेस वीजा नहीं है। अच्छा, कोई बिजनेस वीजा नहीं है। यूके में लाइफ आसान है, पाकिस्तान से आसान है, सवाल ही नहीं पैदा होता। यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे देखे जाते हैं, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से काम नहीं करना, बाहर मैं गोरों के कुत्ते नहलवा लूंगा, वो काम मैं कर लूंगा, मगर मैंने पाकिस्तान में काम नहीं करना। जो बंदा यहाँ नहीं काम कर सकता ना, वो बाहर भी नहीं कर सकता। लोग वहाँ पे नेशनैलिटी ले लेते हैं, उनको 3rd ग्रेड सिटीजन के तौर पे ही डील किया जाता है। कितनी सच है वो? कुछ हद तक सच है। असल चीज़ है आपकी हरकतें। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ महर ज़िशान एंड यू आर वाचिंग 92 पॉडकास्ट। नाजरीन, पाकिस्तानियों का एक ही ख्वाब होता है कि मुल्क से बाहर चले जाएं, और ख़ास तौर पे हमारे जो पाकिस्तानी हैं वो यूके जाने को बहुत प्रेफर करते हैं। मेरे साथ आज इमिग्रेशन लॉयर अली शेख साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम जी। सर, पाकिस्तानियों का ना बड़ा ख्वाब होता है जनाब। कोई पूछता है ना इंसान से तुम बड़े होके क्या बनोगे। दूसरे मुल्कों में लोग कहते हैं मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं इंजीनियर बनूंगा। पाकिस्तानी कहते हैं मैं बड़ा होकर ना वलायत जाऊंगा, और वलायत से मुराद यूके को लिया जाता है। ऐसे ही है जी। और जितने मैंने फ्रॉड देखे हैं वो यूके के नाम पे हो रहे होते हैं। तो दुकानें खोल के लोग बैठे होते हैं, वो आपको यूनिवर्सिटीज़ के वीज़े भी लगवा के दे रहे हैं, ऐसे ही वो आपको इमिग्रेशन भी करवा के दे रहे हैं, और वो आपको विज़िट वीज़ा भी लगवा के दे रहे हैं, और उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ होता नहीं है। टिकट्स वो ऑनलाइन बुक कर रहे होते हैं। हमारे नाजरीन को ये एजुकेट करें कि अगर वो बाहर जाना चाहते हैं, स्पेशली यूके जाना चाहते हैं, वहाँ पे या सेटल होना चाहते हैं, या पढ़ना चाहते हैं, या वहाँ पे कोई काम करना चाहते हैं, तो वो किन किन चीज़ों की वो एहतियात करें, और कौन कौन से रेड फ्लैग्स हैं जिनको वो इग्नोर ना करें, और कौन सा सही तरीका है यूके जाने का। आपने उसे जाके कहा जी मुझे नहीं पता, जैसे मर्जी बाहर मुझे बाहर भिजवा दो। आपको नहीं पता आपने बाहर जाके क्या करना है, आप क्यों जाना चाहते हैं। आप सिर्फ सुन के कि जी मुझे बाहर जाना है, आप उस आदमी के लिए जिसके पास आप जाके कह रहे हैं उसके लिए आप मुर्गा हैं। उनके पास कोई लाए अमल नहीं है, उन्होंने बाहर जाके क्या करना है। कोई उनको कहेगा आके असाइलम अप्लाई कर दें, कोई उनको कहेगा कि जी आप जो है अंडरग्राउंड हो जाएं, कोई उनको कुछ बोलेगा, गोरी फंसा के ब्याह कुछ कर ले। और ये हुआ है, बेशुमार हुआ है। ये लोगों ने वहाँ से इम्पोर्ट की हैं गोरियाँ यूरोप से। एक टाइम था वहाँ पे अच्छा कि आप 10,000 पाउंड देंगे, वो वहाँ से गोरी को वो लेके आ जाएंगे आपके साथ, जो आपका उसको पेपर मैरिज करवाएंगे। और वो लोगों के साथ इतना स्कैम हुआ ये। लेकिन ये, और फिर ये भी हुआ है कि वो गोरियाँ वहाँ से थोड़े से ज़्यादा पैसे लेके पाकिस्तान लेके आई गई हैं, और यहाँ पर आके इन्होंने जो कार्रवाइयाँ सारी दिखाई हैं। अगर आपके पास अपने पास आगाही है कि आपको क्या चाहिए, आपकी ज़रूरत क्या है, तो फिर एटलीस्ट अगले के साथ आप बात कर सकते हैं। आपके पास आपकी रिसर्च होनी चाहिए कि आप करना क्या चाहते हैं। वो सर, आपने बड़ी खूबसूरत बात की कि आगाही होनी चाहिए। तो हमारी आज की पॉडकास्ट का मकसद भी लोगों को आगाह करना है कि अगर वो यूके जाना चाहते हैं तो यूके में क्या क्या प्रोज हैं और क्या क्या कॉन्स हैं। तो हम आज उनको क्लियर करके दिखा दें, हम उनको ये बता दें, दूध का दूध और पानी का पानी करके दिखा दें। सबसे जो ज़्यादा ख्वाहिश होती है बच्चों को जो अच्छे स्कूल्स में पढ़ रहे होते हैं, उनको होता है कि हम यूके की यूनिवर्सिटी में जाएं, ऑक्सफोर्ड में जाएं, बड़ी यूनिवर्सिटीज़ में हम जाके वहाँ पे पढ़ें, या यूके लंदन यूनिवर्सिटी से पढ़ के आएँ, या हमने लॉ बाहर से करना है। तो उसमें एक यहाँ पे वो कंसल्टेंट के पास जाते हैं जो कि क्वालिफाइड भी नहीं होता। वो उनको किस तरह किसी यूनिवर्सिटी में एडमिशन भी ले देता है, वो किस तरह उनको वीज़ा भी लगवा के देता है,
और वो किस तरह उनको बाहर ट्रैवल भी करवा देता है। बहुत सारे स्टूडेंट्स के ये मामलात देखे गए थे कि उनके जो कॉलेजेस थे वो सारे गोस्ट कॉलेजेस थे। गोस्ट कॉलेजेस का मतलब मैं अपने ऑडियंस को बता दूं कि वो ऐसे कॉलेजेस थे जो सिर्फ ऑन पेपर थे, मगर यूके में उनका कोई जगह नहीं थी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ कागज़ पे थे वो। और इस स्कैम में भी बहुत सारे स्टूडेंट लुट गए। अच्छा, ये एग्जैक्टली वन ऑफ द स्कैम्स था ये। उधर गोस्ट कॉलेजेस थे, एक पेपर के ऊपर एडमिशन होता था। जब वहाँ जाते थे तो बच्चे को जाके पता चलता था कि आगे कुछ भी नहीं है। नहीं तो क्या उस बच्चे को पता होता था कि आगे कुछ भी नहीं है? जितने पैसे वो दे रहा होता था और जिन लोगों से वो मिल के वो एडमिशन हो रहा होता था, उनकी गट फीलिंग तो बताती होगी। जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं, मोस्टली दे वर नॉट स्टूडेंट्स, उनकी फाइनेंशियल रीजन थी वहाँ पे जाने की, काम करने के लिए जाना चाहते थे वहाँ। तो वो जो एज ए स्टूडेंट वो कवर करके जा रहे थे खुद को। सो समहाउ उनको पता होता था कि हम जो है इकोनॉमिक माइग्रेंट्स हैं। सो और वही लोग हैं जो वहाँ जाके एक कमरे में 8-8 लोग एक कमरे में रह रहे होते थे, घर के अंदर 20-20 लोग रह रहे होते थे। वो सारी बातें कल को हमसायों ने भी शिकायत करनी थी, वो सारा कुछ होना था। पर ये स्कैम इतना बड़ा कि गवर्नमेंट इन्वॉल्व हुई, नई जो हैं वो रेगुलेटरी बॉडीज़ आई, एट्सेट्रा एट्सेट्रा। तो अब ये स्कैम मुमकिन है? अब बहुत कम हो रहा है, लेकिन हो रहा है। तो अगर किसी स्टूडेंट ने बाहर जाना है तो उसके लिए बेहतरीन फूल प्रूफ तरीका क्या है? डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से बात करें। यूनिवर्सिटी उसको मोस्ट लाइकली डाइवर्ट करेगी टू देयर रिकग्नाइज्ड एजेंट्स। ठीक है। पाकिस्तान के अंदर जो जिस यूनिवर्सिटी, अब ऑलमोस्ट यूके की हर यूनिवर्सिटी है, वैसे तो ऑस्ट्रेलिया की भी हैं और यूएस की भी हैं जिनके अब एजेंट्स यहाँ पर हैं। तो सबसे बेहतर है कि आप यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पे जाएं, जो आप शॉर्ट लिस्ट कर रहे हैं यूनिवर्सिटीज़, ठीक है, वहाँ पे उनके आप जो एरिया रीजन्स बने हुए हैं उसमें उनके कंसल्टेंट्स को देखें, रादर एजुकेशन कंसल्टेंट्स को। ये भी हम बाद में, मैं आपके साथ जरूर इस बात पे भी बात करना चाहूँगा। कंसल्टेंट क्या होता है ये भी बता दें। जो आपको एडमिशन प्रोसेस के ऊपर यूनिवर्सिटी के साथ आपको लेज करवाता है वो एजुकेशन कंसल्टेंट होता है। ठीक है, वो वीज़ा कंसल्टेंट नहीं है। अच्छा, वीज़ा लगवाने से उसका कोई ताल्लुक नहीं? कोई ताल्लुक उसको आता भी नहीं है। तो ये मैं वही तो आपको अर्ज कर रहा हूँ कि सर यहाँ पे तो आप चले जाएं, ये तो आपको वन स्टॉप शॉप वाला सीन बता रहे होते हैं। यहाँ पे एक ही बंदा बैठा होता है, वो ही कहता है जी कि लो जी मैं ही ऑल एंड ऑल हूँ, मेरी तो एम्बेसी भी बड़ी जान पहचान हैगी है, मैं फ़ोन करांगा तो ਤੁਹਾਡਾ वीज़ा लग जाएगा। इस तरह की भी बातें सुनने में आती हैं। इसीलिए जो सादा लोग होते हैं या छोटे एरिया से आते हैं वो बेचारे स्कैम में फंस जाते हैं। ज़िशान, आप थोड़ा सा इसकी तरफ गौर करें। एक बंदा मैकेनिक है, वो कहता है जी मैं मैकेनिक हूँ। किस चीज़ का मैकेनिक हूँ? ओके, गड्डी का मैकेनिक है, फ्रिज का मैकेनिक है, किस चीज़ का? सो कंसल्टेंट इज़ अ वेरी ब्रॉड टर्म। ठीक है, ठीक, आप खुद इमेजिन करें कि जो एजुकेशन कंसल्टेंट है, या वो एजुकेशन कंसल्टेंट है या वो वीज़ा कंसल्टेंट है, तो दोनों तो नहीं हो सकता। मैं पर्सनली आई एम नॉट एन एजुकेशनिस्ट और एजुकेशन कंसल्टेंट। जो एजुकेशन कंसल्टेंट है उसको इमिग्रेशन का क्या पता हो? सो जब आपको वो एडवाइस कर रहा है, आपको खुद पता होना चाहिए कि ये बंदा मुझे इस पे एडवाइस नहीं कर सकता। और मैं आपको इसमें एक और बात बता देता हूँ, मोस्टली स्टूडेंट जब रिफ्यूज़ होता है कैस के ऊपर, CAS के ऊपर रिफ्यूज़ नहीं होता। CS यानी वो लेटर जो उसको यूनिवर्सिटी इशू कर रही है, ठीक है, उस पर रिफ्यूज़ नहीं होता। वो रिफ्यूज़ होता है इंटरव्यू की बेस के ऊपर। अच्छा, और मेरे एक्सपीरियंस में आया है कि जो एजुकेशन कंसल्टेंट है वो उसे कहता है जी एक ब्रॉन्ज पैकेज है, एक गोल्ड पैकेज है और एक फलाना पैकेज है, और आप ये जाके उनको बताएंगे कि ये यूनिवर्सिटी इस पैकेज के अंदर आ रही है। ज़रा सा भी हल्की यूनिवर्सिटी होगी, वो वीज़ा ऑफिसर उठा के बाहर फेंकेगा उसको कि यू आर अ नॉन जेन्युइन स्टूडेंट, कि आपके पास शॉर्ट लिस्ट कोई यूनिवर्सिटी नहीं है, आपने ये यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ की है आपको नहीं पता। आप यूनिवर्सिटी से जहाँ से आप इसको आपने जाना कहाँ पर है, यहाँ पे प्रोफेसर्स कौन से पढ़ा रहे हैं, इसकी रैंकिंग क्या है, आपको पता कुछ नहीं है, बस आपने जाना है। तो ये वो एजुकेशन कंसल्टेंट को नहीं पता ना। वो आपको सिर्फ एडमिशन करके देगा, एप्लीकेशन को जज करना उसका काम नहीं है। तो एप्लीकेशन को जज करने के लिए क्या किया जाए? आपको फिर वीज़ा एंड इमिग्रेशन लॉयर चाहिए आपको उसके लिए। सर मुझे ये बताएं कि स्टूडेंट को कौन सी 3 चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए अगर उसने जेन्युइनली बाहर पढ़ने जाना है, ख़ासतौर पे यूके में? कौन सी 3 चीज़ें हैं जिसको वो अच्छी तरह ध्यान रखे, उसका उस पर कॉम्प्रोमाइज़ ना करे और उसको प्रॉब्लम नहीं होगी वहाँ जाकर? जी,
उसमें सबसे पहले जो चीज़ चाहिए वो ये आई कि वो यूनिवर्सिटी का जो सिलेक्शन है वो ऑन मेरिट करे, उस पर रिसर्च करे। उसके बाद वहाँ से ही उसी का पार्ट है कि वहीं से ही जो उनके ऑथराइज एजेंट्स हैं उनको सेलेक्ट करके अपनी सिटी के हिसाब से, अगर वो लाहौर में है, कराची में है, जहाँ पे भी है, ठीक है, उसके बाद उनको अप्रोच करे। उसके बाद क्वेश्चन करे। सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो उसके सामने हो रहा है, जो वो अपनी डिग्रीज दे रहा है और जो वो उसको एडवाइस करें, उसको क्वेश्चन करे। ये खुद नहीं सोच लेना कि उसको सारा आपके हालात के बारे में पता है, आपने कौन सी डिग्री कैसे की है, आपको किस में नंबर कम क्यों आए हैं, किस में ज़्यादा क्यों आए हैं, उससे क्वेश्चन करना है। उसके बाद आपने उसको, जब इंटरव्यू इज़ द मोस्ट क्रिटिकल पार्ट, ठीक है, अगर वीज़ा इशू करने से पहले इंटरव्यू होना ही होना है, सो उसकी तैयारी के लिए वो किसी वीज़ा कंसल्टेंट के पास जाए। सो यूनिवर्सिटी सेलेक्ट करनी है, उसके बाद जो एजुकेशन एडवाइज़र है उसको सेलेक्ट करना है, और तीसरे नंबर पे अगर आपको थोड़ा सा भी शक है अपनी एप्लीकेशन के बारे में, प्रोसेस के बारे में, तो फिर आप जो वीज़ा कंसल्टेंट है उससे मशवरा करें। जिसे कहते हैं ना, अन्यवा एप्लीकेशन ही पा देनी है। ठीक है, सोच समझ के एप्लीकेशन। तो ये स्टूडेंट्स के लिए ये वो बात है जिसका उनको ध्यान करना है। सर यूके का जो पाउंड है बड़ा मशहूर है सर। जी ऐसे ही है सर, वो तो इतनी आवाम हमारी खुश होती है, वो कहते हैं कि हमें 10 पाउंड भी घंटा मिल जाए तो वो कैलकुलेशन करने लग जाते हैं, लो भाई इतने पैसे बन गए। तो यहाँ से लोगों की जो सबसे बड़ी अट्रैक्शन है वो इकोनॉमिकल रीज़न है कि उनके भाई, मगर वहाँ जाके जो लोगों के हालात होते हैं, जो लेबर क्लास से लोग जाते हैं, जैसे टेक्नीशियंस जाते हैं, उनकी क्या सूरत हाल होती है? क्या उनको गवर्नमेंट वहाँ पे वैसे फैसिलिटेट करती है, या उनको उनका जो ट्रीटमेंट है वो? सारी बात है, माइग्रेंट्स हैं, गवर्नमेंट का काम किसी हद तक ही है वहाँ पे। मोस्टली यहाँ से जो टेक्नीशियंस लेवल की जॉब्स हैं, NVQ लेवल 3 हो गया, 4 हो गया, 2 हो गया, ये यूके इनको नहीं बुला रहा अब। अच्छा, अब नहीं बुला रहा। ये ख़ास तौर से जब से ये नई गवर्नमेंट आई है, इन्होंने वापस लेवल NVQ 6 ले गए, दैट इज़ द ग्रेजुएट लेवल। सो मोस्टली जो टेक्नीशियंस हैं या लोअर ग्रेड के जो लोग काम करने वाले हैं, वो अब यूके का रुख नहीं कर सकते, और ये इनके अंदर अब ज़्यादा है कि हम किसी तरीके से पहुँच जाएँ, यानी डंकी मार लें, किसी तरीके से पहुँच जाएँ। तो वो यूके अब इनको इनकरेज नहीं कर रहा। लेकिन अभी 2 साल पहले तक NVQ लेवल 3 था, उसके अंदर ये लोग वहाँ पे बाकायदा वर्क परमिट इशू होता था। वो भी एक अलग स्टोरी है कि वो वर्क परमिट रजीम इतनी जल्दी बदल क्यों गई, कि लोगों ने उसको मिसयूज़ किया। हाँ, वो अपनी एक कंपनी रजिस्टर्ड करवा लेते थे, फिर बाद में स्पॉन्सरशिप लाइसेंस ले लिया, उसके बाद बेचे हैं वीज़े, लोग करोड़ों रुपए के बेचे हैं जी, और किसी को रैम नहीं आया। तो अब बहरहाल इस पे नहीं है, अब उनका थ्रेशोल्ड जो है वो ग्रेजुएट लेवल के ऊपर है, कम से कम 47,000 समथिंग पाउंड की आपको जॉब मिले। अच्छा, तो जिसके ऊपर फिर वो आपको जो है कॉस्ट सर्टिफिकेट जो है वो इशू करते हैं उसके अंदर। ठीक है। सो उससे नीचे वो अब किसी को इनकरेज नहीं कर रहे, यूके नहीं कर रहा। यूके का जो ILR है उसकी जो प्रोपोजिशन अब चल रही है वो ये है कि पहले 5 सालों में मिल जाता था जब आप सेटलमेंट रूट पे होते थे, तो उसको उठा के अब ये 10 साल, 20 साल, 30 साल पे लेके जा रहे हैं। 10, 20, 30 साल जी। यानी कि एक बंदा 30 साल की उम्र में अगर यूके गया है तो वो 60 साल की उम्र तक जाके उसको, अगर सही कैटेगरी में नहीं गया तो। नहीं, पहले तो ये होता था ना कि लोग कहते थे यार किसी तरीके से ना डंकी मार के कुछ करके यूके पहुंच जाओ, वहाँ पे जाके छुप जाओ, फिर कोई एक स्कीम आएगी तो उसमें जाके आप इमिग्रेशन आपकी हो जाएगी और आपको PR मिल जाएगी, या आप कोई गोरी मेम फंसा लो और उससे शादी कर लो और फिर बाद में आपके वारे ने आवे। बस क्या करें जी, ये अफसानवी बातें हैं यहाँ पर। नहीं किया है लोगों ने, नहीं, बट मैं ये बता रहा हूँ कि अभी तक बिक रही हैं ये बातें। अब नहीं है ऐसा कुछ भी। आप लेगेसी की बात कर रहे हैं, लास्ट लेगेसी 2012 में अगर कोई थी तो उसके रिमेन्स भी ख़त्म हुए हैं। ठीक है। सो ये था ना कि यहाँ से किसी तरह पहुँच जाएं और वहाँ पे आपकी फैमिली हो गई है, बच्चे हो गए हैं, और आप जो है बस गवर्नमेंट एंड पे गिव अप करेगी, जैसे कि अभी यूरोप के बहुत सारे मुल्कों में होता है, स्पेन वगैरह के अंदर एक दफ़ा पहुँचा दे जी बस, वहाँ भाई फिर बैठा होता है आपका, वो आपको कागज़ भी बना देता है, सब कुछ कर देता है। अब यूके में नहीं है ऐसा। यूके वालों ने आपका, अगर आपके पास वीज़ा नहीं है, आपका बैंक अकाउंट नहीं खुलेगा,
आपको डॉक्टर नहीं मिलेगा, आपको हॉस्पिटल नहीं मिलेगा, आपको और तो और रेंट पे घर नहीं मिलेगा, आपको जॉब तो पहले खाली होता था कि जॉब नहीं मिलेगी, तो आपके पास बैंक अकाउंट नहीं है, आपके पास डॉक्टर नहीं है, आपके पास घर नहीं है, आपके पास कोई ऐसी चीज़ नहीं है, क्या करेंगे वहाँ पे जाके? सो इस सब ख्वारियों से बचने का तरीका क्या है कि यहाँ से अब राइट कैटेगरी में जाए। आपको अगर कैटेगरी गलत हुई तो आपकी सारी मेहनत पे पानी फिर जाना है। आप तो जिनकी बात करें उनकी तो कैटेगरी कोई नहीं है ना वीज़े की। हाँ, 0 कैटेगरी। 70 कैटेगरीज हैं यूके इमिग्रेशन की। 70 कैटेगरीज, जिसके अंदर से अब ये जो नया अभी जो होम सेक्रेटरी ने जो नया पार्लियामेंट में किया है, सिर्फ 8 कैटेगरीज हैं जो बचेंगी पीछे, जिनको ये नहीं छेड़ेंगे। वो कौन कौन सी हैं? उसके अंदर अगले भी सियाने हो गए हैं। अब वो कहते हैं आप टैक्स कितना देंगे हमें। अच्छा, आप ये कहते हैं कि हमें कितना देंगे वो पहले डिसाइड कर लें, किस कैटेगरी में है और कहाँ से आप पढ़े लिखे हैं। अच्छा, अभी कुछ यूनिवर्सिटीज़ हैं जिधर के ग्रेजुएट को वो कहते हैं बस आ जाओ हमारे पास, हम तुम्हें ILR भी जल्दी दे देंगे। ठीक है। सो आपकी जो अफादियत है उसके हिसाब से वो आपको ट्रीट कर रहे हैं, और ये यूके में पहली दफ़ा हो रहा है। केयर वर्कर उनको भी चाहिए, लेकिन जितना वो अब्यूज़ हुआ है, मेडिकल प्रोफेशनल जितने हैं, नर्सेज हैं, डॉक्टर्स हैं, उनको बिल्कुल चाहिए। आपको मैं बताऊं, इस वक्त एक्सीडेंट्स एंड इमरजेंसी 2 साल पहले तक वहाँ पे जो एवरेज वेट टाइम था वो 4 घंटे था। इमरजेंसी के अंदर जी आपको जाके 4 घंटे तक अगर वेट करना पड़ रहा है तो यू कुड नॉट रेज योर आईब्रोज कि मेरे साथ मैं खून निकल रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है। नाउ इट इज़ 7 आवर्स। एक बंदे का एक्सीडेंट हुआ है, वो 7 घंटे यूके पड़ा रहेगा। हाँ जी, इमरजेंसी रूम में, और ER में उसको कोई देखने नहीं आएगा। 7 घंटे से पहले तो आप कंप्लेन भी नहीं कर सकते अनलेस वो मरने के काबिल हो जाए। चोट हो रही है, दर्द हो रहा है, सर एक बंदे को ब्लीडिंग हो रही है, लेट्स सपोज, तो वो 1 घंटे के बाद वाकई मरने वाला हो जाएगा 7 घंटों से पहले। और ये हिल बी सीन, और जो टाइम है वो 8 घंटे अगर एक्सरे होना है, उतनी देर वो पेन में रहेगा। जी बिल्कुल पेन में तो रहेगा। ये तो यूके के बारे में जो बहुत यहाँ पे अफसाने बताए जाते हैं, जिन स्टोरीज़ की बेस पे यूके में लोग डंकी तक लगाने पे जाते हैं, वो तो ये है ना कि एजुकेशन फ्री है बच्चों की, वहाँ पे हेल्थ केयर फ्री है, आपकी जॉब अगर चली गई है तो गवर्नमेंट पैसे देती है, अगर आपके बच्चे हैं तो गवर्नमेंट आपको सपोर्ट करती है, बच्चों के दूध के पैसे भी गवर्नमेंट देती है। अब ऐसा कुछ नहीं है, बट अगर आप सही कैटेगरी के अंदर हैं तो नहीं, तो सही कैटेगरी में भी गए हैं तो फिर भी आपको 8 चोट लगी तो 8 घंटे तो आपको पड़े रहना वो पड़ेगा। आप अकेले नहीं है ना, फिर वो सारे हैं। बट हेल्थ केयर तो है ना, प्राइवेट हेल्थ केयर की भी फैसिलिटी है वहाँ पे? बिल्कुल है, बट एक्सपेंसिव है। और एक्सपेंसिव है वो एक्सपेंसिव है, बट ये है कि ये इतनी वरीसम बात नहीं है। वरीसम बात ये है कि जब आपकी पहली सिलेक्शन, पहली चॉइस यहाँ से जाने की गलत होगी तो उसके आगे रास्ते नहीं हैं। और ये गलत कहाँ से होगी? जब आप गलत बंदे के पास जाते हैं। अगर आपको कोई वकील, कोई कंसल्टेंट कहता है और मैं तुम्हें जॉब दिलवा दूँ, तो इसका मतलब है वो आपसे पैसे लेगा उस काम के, मगर कुछ नहीं करेगा, पैसे लेगा और आपको भिजवा भी दे। मैं आपको बताता हूँ, जिस वक्त ये पिछले साल ये बबल चल रहा था, शायद मैंने किसी एक बंदे का यहाँ से वर्क परमिट प्रोसेस नहीं किया पैसों वाला, नॉट अ सिंगल पर्सन। करोड़, 1.25 करोड़, 1.5 करोड़ वो देते थे लोग वर्क परमिट का। जी बिल्कुल। 1.25 करोड़ अगर उस बंदे के पास है तो वो यहाँ पे काम लोगों करने, ने, मेरे अपने मुशाहिदे में लोगों ने घर बेचे हैं जहाँ पे वो रहते थे, क्योंकि वो यहाँ से बाहर निकलना चाहते थे। एंड ऑन टॉप जिसके पास वो गए, उनको पता कि ये बंदा जो है ये कौन सा कंसल्टेंट है, ये है भी कंसल्टेंट के नहीं है, ये कौन है। जिसने कहा जी मेरे पास वर्क परमिट है, कैसा भी है, जेन्युइन है नहीं, नॉन जेन्युइन है। अच्छा, मैंने आपसे अर्ज़ किया, मैंने एक बंदे को भी नहीं कहा इस बात के ऊपर। मुझे भी वहाँ पे इंग्लैंड के अंदर कंपनियाँ अप्रोच करती थी कि आप पाकिस्तान जाते हैं तो आप हमारे वर्क परमिट भिजवा दें। वजह क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया कि उनके साथ जो अब हो रही है वहाँ पर, अच्छा, कंपनी जो स्पॉन्सर करती है उसने 20 लोगों को, 30 लोगों को जो है वो वीज़ा इशू करवाया, अपना काम पूरा किया, पैसे लिए उनसे, और वहाँ पे कंपनी को वाइंड अप कर दिया। वाइंड अप मीन्स उसको बंद कर दिया। ठीक है।
जैसे ही कंपनी का स्पॉन्सरशिप लाइसेंस रिवोक होगा, इन सब को curtailment लेटर्स इशू हो जाएंगे. 60 days यू आर सपोज टू लीव द कंट्री. तो उन्होंने तो अपना सारा कुछ बेच के पहुंचे पहुंचे. उसके बाद उनके बैंक अकाउंट्स बंद होंगे. जहाँ पे वो रह रहे हैं वहाँ का लैंडलॉर्ड जो है वो उनको निकाल देगा, वो उनको निकालेगा. जीपी के पास नहीं आप जा सकते. और ये वो लोग हैं जो छोटे छोटे बच्चों के साथ गए हुए हैं. क्योटिक. तो अपने हाथों से उन्होंने अपना सब कुछ बर्बाद कर लिया. अब वो लोग अपने आप को भी बुरा भला कह रहे होंगे, और जिसने उनकी मदद की, और उसमें वो वीजा कंसल्टेंट भी होगा ही है ना सर, पता तो होगा उनको भी वो लोग जो है ना बुरा भला, जिन्हें कहते हैं ना गालां छोटियां भी नहीं है. ठीक है, मैं समझ गया. वो निकालते हैं, दुआएं दे रहे होंगे सर, दुआएं दे रहे होंगे. और मुझे मालूम था कि ये होना है. अब सारी बात है, काम आप करते हुए इतना टाइम हो जाता है, आपको पता है कि किस चीज़ ने किस तरफ बैठना है. जो ये बात आपने मुझे बताई है सर, इससे तो एक चीज़ भी क्लियर होती है कि अगर यूके में कोई नया लॉ आता है तो एकदम उसको अवेल करने की हमाकत नहीं करनी. पहले उसको अंडरस्टैंड करना है, उसको उसकी सारी चीज़ें जो कि लवाजमात हैं उसके वो पूरे करने हैं. जैसे भी आपने बताया कि कंपनीज बंद हो गई, तो फिर अगर आपको उस सिचुएशन में उस कंपनी का लेटर एक्सेप्ट करना चाहिए या उस कंपनी में अप्लाई करना चाहिए जिसका कुछ बैकग्राउंड हो, ड्यू डिलीजेंस हो. हाँ, ड्यू डिलीजेंस हो जिसको. मैं आपको बड़ा मज़ेदार वाक़या बताता हूँ. नहीं, वो एक दिन ना दफ्तर का फ़ोन बंद ही ना हो, बजी जा रहा है. 3 लाइनें हैं, बजी जा रही हैं. मुझे नहीं समझ आया क्या हुआ है. हर थोड़ी देर बाद यूके ने जॉब्स खोल दी हैं. नहीं, ये क्या कर रहे हैं. 2-3 दिन के बाद मुझे पता चला कि एक मिसलीडिंग खबर चली है. अच्छा. टीवी पे. और वो चली बेसिकली खबर ये थी कि यूके ने एनवीक्यू लेवल नीचे कर दिया है, बट उन्होंने ऐसे चलाया यूके में अब बहुत सारी जॉब्स अवेलेबल हैं. ठीक है. लोगों ने ना आओ देखा ना ताओ देखा, जो नेट पे उनको मिला ना कि ये काम करता है, उसको फ़ोन करना शुरू कर दिया कि जी सानू जॉब दवा दो थे. ना देखा कि किसको कॉल कर रहे हैं, इसका जॉब से कोई ताल्लुक है या नहीं है. तब लगाइयाँ लोगों ने दिहाड़ियाँ, और करोड़ों की. और अब वो लोग, बहुत सारों को वहाँ पे मैं मिलता हूँ, जानता हूँ, वो लोग अब वहाँ पे हेल्पलेस हैं. जो यहाँ से घर बेच गया है, अपनी फैक्ट्री में अपना हिस्सा बेच गया है, अपनी सर्वाइवल को यहाँ पे वो बेच गया कि वो यहाँ से कश्तियाँ जला के गए. हाँ जी. एक सर वाकया मेरी आंखों के सामने भी हुआ है. हमारे एक दोस्त है, उनके जानने वाले, तो सर सारी फैमिली ने अपना घर बार बेचा, अपनी ज़मीनें बेची. थोड़ी पुरानी बात है. 4-5 करोड़ रुपया उन्होंने इकट्ठा किया और उन्होंने वहाँ पे एक बंदे को दिया. और वो जी जब वो बंदा बात करता था उनसे, तो वो यूँ बात करता था जैसे वो कोई क्वीन के साथ ही फिरता है. ठीक है. तो उसने कहा जी मैं जो आपका वीज़ा लगवा के दूंगा ना जी, वो आपको ऐसा प्रोटोकॉल मिलेगा कि जिसकी कोई हद नहीं है. उन्होंने कहा ठीक है. उसने उनके वीज़ाज़ लगवा दिए. अब वीज़ाज़ लगवा दिए, उनको था कि भाई हम तो बाहर जा रहे हैं, हम तो यहाँ से फ्री हो गए. उन्होंने अपना सारा सामान कर लिया, और जो यहाँ पे उनका सामान था वो भी उन्होंने आने पाने बेच दिया कि हम वहाँ पे नया ले लेंगे. तो जब उनके वीज़े लग गए, वो बाहर गए, उनको आगे गए तो सर शानदार घर, ठीक है, और उनकी फैमिली में वो, और उनके बैंक अकाउंट में कुछ पैसे भी थे जो बैंक अकाउंट उनका खुलवाया वहाँ पे उन्होंने, पता नहीं किस तरह खुलवा के उसको दिया. तो उन्होंने देखा कि सारी चीज़ें, उनके पास पैसे भी हैं, उनके पास ये है, हमारी तो मौजें लग गई, हम कोई जॉब तो ढूंढ ही लेंगे. सर 3 महीने बाद घर के बाहर लैंडलॉर्ड आ गया. उसने कहा नहीं मेरे घर का रेंट दें. वो कहते हैं हमने तो ये घर खरीदा है. और उन्होंने कहा ये क्या हो रहा है. विजिट वीज़ा पे वो गए, उनको लगा कि वो इमिग्रेशन उनकी हो चुकी है, अब वो वहाँ पे ग्रीन कार्ड उनका प्रोसेस में है, उनको ये पता था. सेकंड उनको उनका सब कुछ तो बिक गया. अब वो घर भी जो था वहाँ पे, वो भी जारी बात है रेंट पे था, तो उसने 2-3 महीने का रेंट दिया होता था. और उस 2-3 महीने के अंदर जो वो डीलर साहब थे वो खुद किसी मुल्क निकल गए. तो यानी इतना बड़ा स्कैम कि उनको जारी बात है घर पैसों के साथ ही बेचा है वहाँ पे. जाहिर बात है, उसके भी पैसे लिए, बीते के भी पैसे लिए, और एंड पे क्या खाया, बस दुआएं खाई.
सर वो तो निकल गया, मगर इस बात से जो एक चीज़ मेरे जहन में आती है वो ये आती है कि आम बंदा जो सादा लो आदमी है बेचारा, जिसको बस ये है कि मैं अब इस मुल्क से निकल जाऊं, मेरा सर्वाइवल मुश्किल है, जो मेरे पास जमा पूंजी है ये यहीं पे ना बिखर जानी है, इससे बेहतर है कि मैं किसी और मुल्क में जहाँ पे इंसानों को इंसान कम से कम समझा जाता हो वहाँ चला जाऊँ। तो उस कैटेगरी में जब वो इंसान जाता है तो बाहर वो अपने पासपोर्ट के ऊपर कौन सी वीज़े की कैटेगरी देखे, पता तो चल जाएगा ना उसको, अपना वीज़ा कम से कम वो कैसे वेरीफाई कर ले कि मैं इधर इसलिए आया हूँ। अच्छा देखिए, अभी रिसेंटली यूके ने ना ई वीज़ाज़ पे शिफ्ट किया है जी। अभी कुछ लास्ट लेग के वीज़ाज़ हैं जिसके लिए वो विनियट बोलते हैं, स्टिकर जो वीज़े वाला होता है ना, वो अभी इशू हो रहे हैं, अदरवाइज वो भी बंद हो जाएंगे। अभी उनको भी वो इनकरेज कर रहे हैं कि जिनको विनियट भी इशू हो रहा है वो ई वीज़े पे स्विच करते हैं। जब आप वीज़ा खोलते हैं ना, अपना विनियट की बात कर रहा हूँ, तो उसके ऊपर उसकी वैलिडिटी लिखी होती है, वैलिड फ्रॉम से लेके कब तक, उसके नीचे कैटेगरी लिखी होती है, उसी कैटेगरी का पूछ रहा हूँ। अगर तो वो स्किल्ड वर्कर वीज़ा है तो वहाँ स्किल्ड वर्कर लिखा होगा, अगर विजिट वीज़ा है तो वहाँ पे विजिट लिखा होगा, अदरवाइज अगर स्टूडेंट है तो वहाँ पे स्टूडेंट लिखा होगा। पहले वो टीयर 4 लिखते थे, टीयर 2 लिखते थे। अच्छा, अब वो लिख देते हैं, अब ये नाम लिखते हैं, ये कैटेगरी लिखते हैं, तो उसके ऊपर साफ साफ लिखा हुआ होता है। और अगर ऐसा ही कोई डिपेंडेंट है इनका तो उसके ऊपर डिपेंडेंट लिखा हुआ होता है। सो आप क्लियरली, बट ये है कि जिस वक्त आप एप्लीकेशन कर रहे हैं, और ये मैं आपके तवज्जुह से बात जो है सामने लेके आना चाहता हूँ कि लोग यहाँ पे जो झांसा देते हैं कि जी हम आपकी एप्लीकेशन करते हैं, वो डॉक्यूमेंट कभी नहीं देता क्लाइंट को, उसी के डॉक्यूमेंट, उसी की एप्लीकेशन जो वो जमा करवा रहा है। सो हमेशा जो डॉक्यूमेंट आपकी तरफ से वो जमा कराए, ये आपका हक है कि उसकी कॉपी आपके पास हो। मेरे पास ऐसे क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनसे पूछता हूँ लास्ट टाइम क्या हुआ था, वो जी सानू तो किसी ने कुछ नहीं देता। हाँ जी, यही प्रॉब्लम है ना, कुछ बताते ही नहीं है। अब उनके लिए मुझे फिर एक लंबा चक्कर डालना पड़ता है। होम ऑफिस की एक सब्जेक्ट एक्सेस रिपोर्ट होती है, SAR, वो यहाँ पे किसी को पता भी नहीं है। बहरहाल वो फिर आप उससे अथॉरिटी लेके वो रिपोर्ट मंगवाते हैं, उसके आने में 15 दिन महीना लग जाता है। उसमें से फिर डॉक्यूमेंट मिलते हैं कि लिखा क्या है, पहले हुआ क्या है। तो उसमें क्लाइंट भी थोड़ा सा नईव हो जाता है कि जी, हालांकि जब टाइम होता है पूछने का अपने एडवाइज़र से, अपने कंसल्टेंट से, अपने लॉयर से कि क्या कर रहे हो, तब उसको थोड़ा सा पूरा पैर रखना चाहिए वहाँ पे। मगर सर मसला ये है ना कि हमारे लोगों का एक एटीट्यूड ये भी है कि जब वो अपना काम ही करवाने जाते हैं, जैसे किसी फेक कंसल्टेंट के पास चले गए, तो वो ये कहते हैं, वो थोड़ा सा उनको ऐसे करके एटीट्यूड दिखाता है या थोड़ा सा तल्ख बोलने लग जाता है, आप ये क्या पूछ रहे हैं, तो आप पैसे नहीं खर्च रहे। तो वो नहीं ना सर, यही तो प्रॉब्लम है हमारे लोगों में। तो वो उसको कहते हैं सर गुस्सा कर जाएंगे। ये शायद हमारे सरकारी दफ्तरों से आदत पड़ी हुई है ना सर, लोगों को सरकारी दफ्तरों से आदत पड़ी हुई ना कि हम अपना लीगल काम भी जब सरकारी दफ्तर से करवाने जाते हैं और वहाँ पे जो हमारे साथ सलूक होता है, जो हमारे साथ जो सलूक होता है, हमारा लीगल काम होता है और हम भीख लेते हैं जाके अपने लीगल काम की, तो ये हमारी एक सोशल कंडीशनिंग हुई है। तो वो इस सोशल कंडीशनिंग का वो फ़ायदा उठाते हैं। तो वो फिर लोग कहते हैं कि वीज़ा कंसल्टेंट सर माइंड ना कर जाएं, तो इसलिए वो सवाल नहीं करते। तो उनको फिर सवाल करना चाहिए 100%, उनको इस पे कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए, वरना वहीं से तो बात ख़राब हो जाती है। एक कॉम्प्रोमाइज़ आपको जहाँ पे एंड पे जाके पहुँचाता है, टाइम ने कभी रिवर्स नहीं होना। आपके आज के जो एक्शंस हैं कल को आपके सामने आएंगे ना। पूरी रिसर्च आपके पास रिसर्च होनी चाहिए, और अगर आपको रिसर्च नहीं करनी आती है तो आप किसी से जिसको आती है उससे मशवरा करें, बजाय इसके कि जो आपको सिर्फ कह दे हाँ जी ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, ये भी हो जाएगा, आप उसके पास चले जाएं तो, और फिर आपको ये हो कि सर को गुस्सा ना चढ़ जाएगा, तो आपका करियर, आपकी ज़िंदगी दाव पे लग रही है। कोई मेरे पास बंदा आया, उसकी एप्लीकेशन रिफ्यूज़ हुई थी यूके की, सिंपल सा विजिट वीज़ा था। उसने ज़िशान, मुझे समझ में नहीं आ रहा ये किया गया है। बहरहाल मुझे बड़े तगदो करनी पड़ी, पेपर्स में देख के समझ में आया कि जिसने भी वो एप्लीकेशन बनाई है उसने हर चीज़ को, वो बंदा डिपेंडेंट ही नहीं है, उसको डिपेंडेंट बना दिया, उसकी मिसेस को मेन एप्लीकेंट बना दिया। वो इधर से ये डाल, अठो अठ झूठ लिख रहे हैं, अठो अठ आपको, यानी उसको भी आप उसके साथ भी आप शेयर नहीं कर रहे हैं कि मैं ये कर रहा हूँ। वो एक दूसरी क्लास है जिसके साथ शेयर करते हैं, वो कहते हैं कोई गल नहीं कर दो, ठीक है, बट आप एंड पर यू बिकम अ लूजर, बिकॉज
कि जहाँ पर आपको कंप्रोमाइज़ नहीं करना चाहिए वहाँ पे आप कंप्रोमाइज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा चांसेस इस बात के हैं कि आपके साथ बुरी होगी। सर यूके में एक और कैटेगरी है जिस पे बड़े शौक से लोग जाते हैं, वो है असाइलम की। अक्सर मैंने लोग देखे हैं जो कि अपने घर के बाहर थोड़ी सी फायरिंग करवाएंगे या खुद किसी दोस्त वोस्त को बोल देंगे 3-4 फायर मारो खिड़की में, और फिर उसकी रिपोर्ट करवाएंगे और तस्वीरें वगैरह बना के, और फिर कुछ अखबार में भी वो जो जो रिक्वायरमेंट्स होती हैं वो पूरी कर लेंगे। उसके बाद वो असाइलम अप्लाई कर देते हैं और इस असाइलम के ऊपर काफ़ी सारे लोग सेटल हुए भी हैं। तो अब असाइलम का क्या सूरत हाल है जो यहाँ पे जिसको लाइफ थ्रेटनिंग सिचुएशन है? देखिए जो जेन्युइन है ना, जिसको जेन्युइन इशू है, उसको तो बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं जहाँ से उसको प्रोटेक्शन मिलती है। अच्छा, NGOs हैं जहाँ से प्रोटेक्शन मिलती ठीक है। बट जो जिनको आप प्रेफर कर रहे हैं, जो लोगों ने ये कहते हैं ना, जिन्होंने अति चुकी सी, जी जी, वो अब नहीं है। अच्छा, मैं आपको बताता हूँ, मेरे पास एक साहब आए कुछ महीने पहले और उन्होंने कहा जी मैं यूके का विज़िट अप्लाई करना चाहता हूँ। मैं कहा जी आए, अपने डॉक्यूमेंट्स दिखाए, मैंने सारे डॉक्यूमेंट देखे, तो उन्होंने कहा जी आपको एक और बात भी बतानी है। जब क्लाइंट ऐसी बात करता है ना तो आप एकदम रुकते हैं कि क्या आ रहा है अब। उन्होंने कहा जी मैं यूके कुछ 1-2 साल पहले गया था और मैंने वहाँ पे असाइलम अप्लाई किया था, विज़िट पे गया था, तो मैंने असाइलम अप्लाई किया। 15 दिन के बाद मेरी बस हो गई क्योंकि जिस किस्म की फैसिलिटीज़ में इन्होंने मुझे रखा, मैं फैमिली वाला बंदा हूँ, तो मुझे फैमिली वहाँ पे बड़ी शदीद याद आई। तो मैंने उनसे कहा जी असाइलम अपने पास रखे, मैं वापस जा रहा हूँ। हालांकि जो है कोई आगाही नहीं थी कि असाइलम होता क्या। उन्होंने कहा जी बस मेरा विजिट वीज़ा लगा, मुझे किसी ने मशवरा दिया कि हम तो जा ही रहे हैं तो सारे का कम हो जाता है, तू भी असाइलम अप्लाई कर दी जा। तो वो उसको सारी उम्र वीज़ा नहीं मिलना यूके का। अच्छा, उसको नहीं मिलना? अब कहाँ से मिलना है जब एक बंदा झूठा साबित हो गया। एक बंदा जाके जब बताया है और कि जी मुझे उस मुल्क के अंदर मसला है और थोड़ी देर बाद वापस भी आ गया, ना भी आया होता वापस। एक डॉक्यूमेंट होता है कंट्री ऑफ ओरिजिन गाइडेंस। गोरे के पास हमारे ख़वातीन के बारे में, हमारे हॉस्पिटल्स के बारे में, हमारी पुलिस के बारे में, हमारी गवर्नमेंट के बारे में उसके पास तहकीक है पूरी। तो आपको यहाँ से जब कोई बताता है कि देता है ना कि जी मैं आपको FIR बना देता हूँ, मैं ये फायरिंग वाली करा देता हूँ, ये करा, तो ये गोरे ने पहले लिख के रखा हुआ है। तो ये ड्रामे हो रहे हैं जी, ये अब उन्होंने लिख के रखा हुआ है कि जब इनमें से आके कोई ये बंदा ये बात करेगा उन्होंने तो पहले वापस भेजो ना। आपके इल्म में होगा भी ये जो 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 रिफ्यूजी स्टेटस के साथ जी, और ये सारा आप वहाँ पे कर रहे हैं, अब तो वो क्लेम वहाँ पे रखना ही नहीं चाह रहे हैं। आप जाके असाइलम क्लेम करेंगे, वो कहेंगे जी पहले आप मुल्क से बाहर, हम आपको लेके जाएंगे, फैसला फिर करेंगे। तो इवन वो जो जेन्युइन आदमी भी है जिसके साथ कोई इस तरह की यहाँ पे जेन्युइन प्रॉब्लम भी हुई है जिसकी, उसको वो पूरी तरह से वेरीफाई करके टेस्ट करके फिर वापस लेकर आएंगे, अगर लेके आएंगे तो वो उसमें कितना टाइम लगेगा? साल भी लग सकते हैं। तो वो 1-2 साल उसको कहाँ रखेंगे? अभी तो खैर इस बात पे भी बड़ा शोर मचा हुआ था, आपने वो रुवांडा का सुना होगा कि उनको हम रुवांडा, हाँ कि रुवांडा भेजेंगे उनको। तो बहरहाल वो ह्यूमन राइट्स वाले भी आके बोलना शुरू हो जाते हैं इस बात के ऊपर। लेकिन जिस हिसाब से वहाँ पे लोग, जिसकी आप बात करें डंकी वाले, वो अफ्रीका से और इन जगहों से वहाँ पे आते हैं, बोट्स में आते हैं। आपने भी देखा होगा अक्सर टीवी पे आ रहा होता है कि वो बहुत बुरे हालात हैं, उलट जाती हैं। तो वो जो आपका पहला होता है ना फैसला कि जहाँ पे आप राइट पाथ को छोड़ते हैं, ये डेविस्टेशन सारी वहाँ से आ गए हैं। तो स्टिक टू द राइट पाथ। आपको जब कोई गलत मशवरा दे आप ना पकड़ें उसको। एक सर और भी चीज़ है, वो ये है कि कुछ लोग अपनी सेक्सुअल ओरिएंटेशन चेंज कर लेते हैं। वो बताते हैं कि मेरी यहाँ पे मैं इस मेरी जो सेक्सुअल ओरिएंटेशन है वो और है, और पाकिस्तान में या इस्लामिक कंट्री में ये सेक्सुअल ओरिएंटेशन एक्सेप्टेड नहीं है। तो इस बेस पे मुझे बाहर का वीज़ा मिल जाए। और बहुत सारे लोग जिनकी सेक्सुअल ओरिएंटेशन वो नहीं होती वो भी अप्लाई कर देते हैं। लेकिन नहीं, इसके अंदर मैं आपको ये बताऊंगा, ये वहाँ एक दफ़ा पहुँच जाते हैं फिर करते हैं, यहाँ से वो इस पे नहीं मिलेगा। क्योंकि अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि वो जो 70 कैटेगरीज हैं नहीं। वो लिमिटेड कैटेगरीज हैं।
ठीक है। यहाँ से उसको विजिट पे ही निकालेंगे। यहाँ बेसिकली जो है ना फेल्ड असाइलम सीकर, जी या जिसका स्किल्ड वर्कर वहाँ पे ख़त्म हो गया है, जी जी जो किसी ट्रबल में वहाँ पे जा रहा है, जी जी, या जो यहाँ से गया है कि मैं विजिट वीज़े पे चला जाता हूँ, ये काम वो करेगा जाके। बट अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि कंट्री ऑफ ओरिजिन गाइडेंस सबके पास है, सबके सामने है, उनको पता है कि एनू भी नहीं छटना, लोग ये भी करना। हाँ, लोग वहाँ जाके ऐसे ऐसे किस्से हैं कि लोगों ने तो सुनाए ना सर। धर्म क्या, बीवी क्या, उन्होंने पेपर की खातिर पता नहीं क्या कुछ बदल दिया। एक इसी तरह वो खातून थी, वो अपने हस्बैंड को बच्चों का मामू कह के वो वहाँ पे असाइलम ले रही थी। शौहर से डोमेस्टिक वायलेंस पे? नहीं, वो कुछ और केस था। लेकिन क्या केस था सर, थोड़ा बताएं, बड़ा इंटरेस्टिंग केस लग रहा है कि एक औरत अपने शौहर को अपना भाई बना के वहां पे असाइलम ले रही है, मतलब उन्हें बच्चों का मामू बना दिया उसने वो बाप को। वो जो असल में क्या था कि वो जो उसके बच्चे थे ना जी, वो बच्चे बाकी उसके शौहर से साथ थे उसके, ठीक है, लेकिन अपना स्टेटस लेने के लिए उसने वो वहाँ पे गोरा अरेंज किया। अच्छा, ठीक। वो अपने बच्चों के नाम के साथ उसने उस गोरे का नाम लगाया, ठीक है, कि ये ताकि उसको स्टे मिल जाए, खातून को स्टे मिल जाए, खातून को वहाँ पे, और उसके बच्चों को मिल जाए। ये बड़ा एक पेट तरीका होता था वहाँ पे कि पूरी फैमिली यहाँ से जाती थी, ठीक है, और वहाँ जाके हस्बैंड के खिलाफ डोमेस्टिक वायलेंस डाल दिया, कोई और डिस्क्रिमिनेशन डाल दी, ठीक है। फिर जैसे जैसे रूल सख्त होने शुरू हो गए, फिर और तरीके बनाने शुरू कर दिए। थोड़ा सा मुझे ये वाकया ज़रा खुल के बताएं, आपने क्या उसमें क्या था कि जो खातून थी किस तरह क्या हुआ? खैर इस तरह के तो नहीं, आप बताएं ना, तो इस तरह तो नहीं ना सर, बताएं थोड़ा सा, मुझे बताएं। इसके अंदर थोड़ा सा ना देखिए, आप नाम ना लें, आप सिचुएशन बता दें, हम किसी की भी प्राइवेसी को इन्वेड नहीं कर रहे, हम एक सीख के लिए एक वाक्य को या एक जो इंसिडेंट, लेकिन जो मोरल ऑफ द स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ वो ये है कि क्या बताएं लेकिन चले वाक्य पे भी आ जाते हैं। दैट वाज रियली इंटरेस्टिंग कि मैं मतलब ये देख रहा हूँ इसमें, मुझे ये वाकया सुन के ना अफसोस हो रहा है थोड़ा सा, और वो ये हो रहा है कि लोग किस हद तक कॉम्प्रोमाइज करते हैं बाहर रहने के लिए जस्ट टू स्टे देयर। बच्चों की बल्दियत बदल दें, नहीं करना चाहिए ना ये काम आपको, कि अब आपने जो है वो गोरे का नाम साथ लगा दिया है, मिल जाएगा आपको उससे उस वक़्त ख़ास तौर पे। अब उसके बाद फिर वही बात कि गोरे ने बाद में इन सारी चीज़ों के तदारुक भी वो कर लेता है। सो बट ये है कि किसी भी हद तक, तो जब आपने लीगली एक खातून ने उसको शौहर एक्सेप्ट किया हुआ है, वो अब उसके घर में आए, वो जो जैसे मर्जी रहे, वो उस पर कुछ और आपको मैं बात बताऊं, जो वर्स्ट पार्ट है, वो जो बच्चों का बाप है, जो इसका हस्बैंड है, जब इन्होंने वीज़ा लगवाया तो होम ऑफिस को पता था कि ये मियाँ बीवी हैं। उसके बाद उसने पेपर्स में उसके तलाक भी दी, तो तलाक तो हो गई, और वो साथ भी रहते रहे। जी हमने तो पेपर में तलाक की, हमारी कौन सी तलाक हुई है? नहीं, ये क्या बात हुई? पेपर पे तलाक की है तो तलाक नहीं होती, पेपर मैरिज करते हैं तो उस पर मैरिज नहीं होती क्या? मैं ये तो बता रहा हूँ, लोग किस हद तक जाते हैं इसके अंदर। इसी तरह ये तो छोटी छोटी बातें हैं, तो नहीं ये छोटी बात है सर देखें, एक आदमी है, उसने अपनी बीवी को तलाक लिख के दे दी है, हाँ, लिख के दे दी है, लिटरली डॉक्यूमेंट है, गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट, हाँ, तलाक का पार्ट है वो जी, ऐसे ही है, ठीक है। और उसके बाद फिर वो साथ रह रहे हैं, ठीक है, उनका जो भी है, और वो उस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर रहे कि मैंने तलाक दे दी है। तो ये जो झूठ बोल के असाइलम अप्लाई कर देते हैं, इनको फिर क्या दुश्वारियाँ आती हैं, क्या क्या कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं? सारी जो बड़े मुल्क हैं ये अपना डेटा शेयरिंग कर रहे हैं। आपने अगर यूके में असाइलम अप्लाई किया है और कल को आप किसी भी वजह से वहाँ से आपको वापस भेज देते हैं, तो जिस नए मुल्क का भी आपने कल को वीज़ा अप्लाई करना है, क्योंकि आपके मुंह को बाहर लग गया है ना, अब आपसे पाकिस्तान तो पहले भी आप नहीं रहना चाहते थे, लेकिन अब आप जो नया वीज़ा अप्लाई करेंगे उसके अंदर आपको डिक्लेयर करना पड़ेगा कि आपने किसी मुल्क के अंदर ह्यूमैनिटेरियन ग्राउंड के ऊपर, असाइलम के ऊपर आपने वीज़ा पहले अप्लाई किया हुआ है। जब नहीं लिखेंगे वहाँ पे तो अगलों को पता नहीं चलना, आपने अंगूठे दिए हुए हैं, आपके बायोमेट्रिक्स हैं सारे,
सो फिर एवेंचुअली आप डंकी पे जाएंगे, क्योंकि अभी भी किसी भी मुल्क का असाइलम अप्लाई करने के आप लीगल तरीके से भी जा सकते हैं। एक बंदा स्किल्ड वर्कर वीज़े पे पाकिस्तान से चला गया, एक बंदा विजिट वीज़े पे चला गया, एक बंदा स्टूडेंट चला गया, ठीक है। क्या लीगल तरीके से है ना। जब उसका वहाँ पे एक्सटेंशन में कोई मसला आ रहा है उसको, तो उसको रास्ता नहीं मिल रहा, फिर वो जिससे मशवरा कर रहा है वो उसको कहता है ये एक चोर दरवाज़ा है, असाइलम है, किसी भी तरीके का असाइलम है। फिर वो उधर निकल जाता है, इवेंचुअली पकड़ा उसने, वहाँ पे जाना ही जाना है। सिस्टम में कितनी देर अब वो चलेगा। अब वो कहते हैं हम आपको 20 साल आप रह लेंगे ना अंडर द रडार, लॉ अभी 20 साल के ऊपर है। यानी आज की डेट में एक बंदा जो 2005 को दिसंबर या नवंबर में वहाँ पे आया था, अब आके 2025 नवंबर में उसके 20 साल पूरे होंगे तो वो एप्लीकेशन डालेगा, फिर वो एप्लीकेशन डाल सकेगा 20 सालों बाद। लेकिन इन पिछले 15 सालों में 20 सालों में आपके पास फिर ऑप्शंस थी कि आप रडार के नीचे रह लें, मतलब आपको जीपी मिला हुआ है, वहाँ पे आपको लोग जॉब करने दे रहे हैं। अब एक ऐसा जगह जहाँ पे आप ऑथराइज नहीं है काम करने के और आप जॉब कर रहे हैं और पकड़े जाएं तो 10,000 पाउंड जुर्माना है उसका। तो वो किसको पे करना पड़ता है? एम्प्लॉयर को। आपको तो उठा के बाहर भेजेंगे ना। अच्छा, उसको वापस कर देंगे जी। तो सर मेरा ये क्वेश्चन था आपसे कि जो लोग अब असाइलम अप्लाई करते हैं, जैसे पाकिस्तान में जो मोस्टली असाइलम, जैसे हमने पहले बात की कि वो कुछ तो फायरिंग करके कर लेते हैं, कुछ इस तरह होता है कि जोड़ा होता है, कोई लड़का लड़की होते हैं, वो असाइलम इस बेस पे अप्लाई कर लेते हैं कि हमारी जो फैमिलीज़ हैं वो बहुत बैकवर्ड हैं, वो हमें ऑनर किलिंग वाला मामला हो सकता है हमारे साथ, हमें मार दिया जा सकता है, तो हम पाकिस्तान में रहना हमारे लिए सेफ नहीं है। तो उनका तो फिर लाइफ टाइम ही मसला है ना। उनका लाइफ टाइम मसला है। ये वहाँ पर आते हैं ना, सो इनको डिटेंशन में वो फैसिलिटीज़ हैं वहाँ पे रखा जाएगा। वाहिद एक्सेप्शन है अगर साथ बच्चे हैं। अच्छा, अगर बच्चे नहीं हैं तो? बच्चे नहीं हैं तो फिर तो ज़्यादा, वो फिर तो आपको रिगरस आपको एक इन्वायरमेंट पे रखते हैं ना। अगर बच्चे हैं तो उनको फिर ऐसी जगहों पे नहीं रख सकते। ठीक है। उनको फिर वो किसी और जो है वो जगह पे रखेंगे। लेकिन अगेन फिर वो 7 साल वाली कैटेगरी है, लोगों को ऐसे ख्वाब दिखा के ले जाते हैं कि बस ये नहीं होगा तो ये होगा, ये नहीं होगा तो ये होगा। लेकिन अब जितनी चीज़ें बदल गई हैं पूरी दुनिया के अंदर ही, बहुत सारी चीज़ें इस वक्त बदली हैं टेररिज्म के नाम पे और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग के नाम पे, कि गवर्नमेंट जो काम पहले नहीं कर सकती थी अब वो इन चीज़ों को बचाने की खातिर अब वो एक्स्ट्रा मेजर्स लेती हैं। तो वो जो चोर दरवाजे हैं सारे वो बंद हो रहे हैं और जो नहीं हुए हैं वो आहिस्ता आहिस्ता होते चले जा रहे हैं। तो कुछ लोग असाइलम अप्लाई करते हैं और वो कहते हैं जी हमारी दुश्मनियाँ हैं, और जेन्युइन होती भी हैं। तो दुश्मनियाँ होती हैं तो वो बाहर असाइलम अप्लाई कर देते हैं और फिर बाहर वो चले भी जाते हैं। तो उनका फिर क्या बनेगा आगे? उनको कुछ भी नहीं मिलना? कोई नहीं होती यानी, ये गल्ला बातें हैं यानी कुछ नहीं होता। जिसको वाकई यहाँ पे कोई प्रॉब्लम होता है ना, उस सरकार के पास जाता है, वो हाई कोर्ट जाता है, वो सुप्रीम कोर्ट जाता है। वो चूज़ नहीं करता कि मैं उठा के यहाँ से 7 समुंदर पार चला जाऊँ। ये गल्ला बातें हैं यानी कि साड़ी मसले है। कंट्री ऑफ ओरिजिन गाइडेंस के अंदर आप जो देखें वो ये कहते हैं आपको लाहौर में मसला है, आपको कराची में मसला है, इस्लामाबाद चले जाएं, ठीक है, सियालकोट चले जाओ। तुसी इतों उठ के 36 मुल्क क्रॉस करके इंग्लैंड ही तुहानू मिले से। स्टोरियाँ हैं सारी की सारी। उनको भी पता है, जो कर रहे हैं उनको भी पता है, जो करवा रहे हैं उनको भी पता है। वो अगले अब बच्चे नहीं है ना, तो अब उन पे ज़रा उनकी इकोनॉमी भी वैसी नहीं रही अब। हाँ, उनके भी मुश्किल हालात चल रहे हैं। तो ये आपने नब्ज़ की बात पकड़ी है। उनकी भी इकोनॉमी अब वो नहीं रही, वो भी अब परेशान है। यूके में भी अक्सर हम सोशल मीडिया पे वीडियोस देखते हैं कि वहाँ पे जो देसी लोग हैं, इंडियंस, पाकिस्तानी होमलेस, जो अब वो बहुत ज़्यादा है, होमलेस बहुत ज़्यादा है। इस वक्त मैं कभी खबर देख रहा था कि रिकॉर्ड इस वक्त हाई है उसका, जिसके अंदर होमलेस है इंग्लैंड के अंदर। इन्होंने बेनिफिट सिस्टम बदल दिया, अब यूनिवर्सल क्रेडिट चलता है। सो उसकी भी वो जो पहले लिमिट्स थी कि इतना इतना पे कर सकते हैं, उसको भी रिड्यूस कर दिया हुआ है। और अब जो नई कंसल्टेशंस आई हैं अभी, जो होम सेक्रेटरी लेकर आई है, उसके अंदर वो ये कंसल्टेशन का ये पार्ट भी है कि जो आदमी वीज़े पे है उसको बेनिफिट्स भी नहीं मिलने, पब्लिक बेनिफिट्स भी नहीं मिलेंगे जब तक कि वो ब्रिटिश ना हो जाए।
और ना मसला हो जाए। और मसला ये है कि जो ये लेगा उसको ब्रिटिश होने भी नहीं देंगे। नहीं तो उनके अपने, अब यूके में जैसे मैं आपको बता रहा था कि हमने सोशल मीडिया पे बहुत सारी वीडियोस देखी हैं जिसमें वो एक देसी वीडियो बना रहा है और वो कह रहा है कि ये कुछ गोरे खड़े थे वहाँ पे, कहता है ये गोरे ना यूके फिरने आए हैं और इनको यहाँ पे कोई गोरा नज़र नहीं आ रहा। तो मेरे ख्याल से वहाँ की सरकार भी इस वजह से तंग है कि पूरा ही कब्जा कर लिया है, इंडियंस हैं, पाकिस्तानी हैं, तो हम ब्राउन लोग ना, तो हम ब्राउन ज़्यादा हो गए वहाँ पे। लंदन में साउथ हॉल चले जाएं, ईस्ट लंदन चले जाएं, तो आपको गोरा नहीं मिलेगा। दिस इज़ अ रीज़न कि वो एक थोड़ा सा ये भी थ्रेटन भी फील करते हैं कि अगर हमने इनको इसी तरह आने दिया यहाँ पे तो हमारी तो जो पॉपुलेशन है वो ख़त्म हो जाएगी। वो तो ऐसा ही है कुछ। तो दिस इज़ अ बेसिक रीज़न। एक तो इकोनॉमिकल फैक्टर है उनका, सेकंड वो जो उनकी एक वाइट सुपरमेसी है वो भी चैलेंज हो रही है। इन अदर वो तो बहुत देर से चैलेंज हो रही है। अभी अब आपने देखा नहीं कि जो पिछली जो जिससे गवर्नमेंट थी यूके में, जी जी, उधर इंडियन प्राइम मिनिस्टर था, बिल्कुल। तो सर फिर आपने तो सारा हमें क्लियर कर दिया कि भाई यूके अब नहीं जा सकते आप। नहीं क्यों नहीं जा सकते निशान? मैं तो अच्छा एक और कैटेगरी है, सॉरी मुझे कैटेगरी है एक और सर बड़ा अक्सर हम सीन सुनते हैं कि इतने लाख पाउंड दे दें आपको बिजनेस वीज़ा मिलेगा, गोल्डन वीज़ा मिलेगा यूके का। वो क्या चीज़ है सर? उसमें कितने, उसमें कोई क्लियर अमाउंट नहीं है, कोई कितनी बताता है कोई कितनी बताता है। इसका जवाब है मोयादी मंडी। कौन सी? मोयादी मंडी। कोई बिजनेस वीज़ा नहीं है। अच्छा, कोई बिजनेस वीज़ा नहीं है। एंटरप्रेन्योर होता था एक ज़माना था जी, जिसके अंदर 2 लाख पाउंड आप बिजनेस प्लान देते थे। अच्छा, वो प्लान देते थे, कैश नहीं देते थे? नहीं कैश किसको देना है? आपका प्लान है, आपने वहाँ जाके 5 सालों में उसको बिजनेस में लगाना होता था, जॉब आपको क्रिएट करनी होती थी। ठीक है। वो अब कोई बिजनेस वीज़ा नहीं है, एक है ग्लोबल मोबिलिटी वगैरह उसके है, बट वो इधर की बस की बात नहीं है सर। यहाँ पे तो वो कह देते थे अब कुछ नहीं है शान। और नहीं सर, अभी भी लोग कहते हैं, वो तो कहते हैं कि भाई जी इतने पैसे ले आओ, 2 लाख पाउंड ले आए, दे दें हमें, तो हम आपको वहाँ पे बिजनेस वीज़ा लेके देते हैं और आप यूके में जाके मौजे मारें, अफसर की तरह रहें आप अपने, और फिर आप वहाँ पे कंपनी बनाएं, कंपनी बनाने के बाद आप वीज़े निकाल लें, वीज़े निकाल के आप वो वीज़े बेचें यहाँ पे। बस जो मर्जी कर लो। मैं आपको बताऊँ, मेरे पास आज के दिन तक भी ईमेल्स आती हैं, ईमेल में अगलों ने स्क्रीनशॉट भेजा होता है कि उनके साथ फ्रॉड हो रहा होता है कि जी फर्जी तौर पे ईमेल्स बनाई हुई हैं homeoffice.uk@gmail.com कि वहाँ से वो आपको वो जंक में आपको वो जो मेल आती है कि जी आपको हमने वीज़ा देने का ऐलान कर दिया है वहाँ पे। ठीक है। और उसके बाद वो उनसे एंड पे आगे पैसे मांग 800,000 पाउंड मांग रहे होते हैं कि हमने प्रोसेसिंग करनी है, ये करनी है, और फिर उनको वर्क परमिट इशू कर रहे होते हैं। उसमें इतना बड़ा बड़ा सुनहरी फूल में लिखा होता है यूके वर्क परमिट ग्रांटेड। वो जब वो इस स्टेज पे आ चुके होते हैं ना कि उसके आगे वो बंदा गायब हो जाता है, ईमेल का जवाब नहीं दे रहा या इससे थोड़ा सा शॉर्ट, वो हमें स्क्रीनशॉट भेज रहे होते हैं कि जी जरा ये बता दें कि ये लेजिट है। तो वो फेक होता है सर। gmail.com के साथ होम ऑफिस का एड्रेस थोड़ी होगा ऑब्वियसली। और होम ऑफिस का वहाँ पे आपको पाकिस्तान के आप सरगोदा के अंदर बैठे हुए हैं, वो आपको वहाँ पे ढूंढ के ऐसे भेजेंगे। इसके पीछे स्पॉन्सरशिप लाइसेंस होता है, वो कंपनी आपको हायर करती है। लोगों को ये नहीं पता कि वो कैसे टेस्ट करते हैं। लोग आते हैं जी, वो हमारी कंपनी है, वो हमसे करोड़ रुपया मांग रही है कि वो कह रहे हैं हम वर्क परमिट दे देंगे, तो हम उनको दे दें। ये क्या बात हुई कि दे दें? ये हमने दे दिया। इसका स्पॉन्सरशिप लाइसेंस है, उससे आपने उसको नंबर लेना है, उसको आपने ड्यू डिलीजेंस करनी है, वेरीफाई करना है। हर बंदे का कोई ना कोई यूके में बैठा हुआ है या होम ऑफिस की वेबसाइट पे बैठे हुए हैं, वहाँ से कर दें। वो इस चक्कर के अंदर उनका खौफ होता है कि हमें ये ना हो कि ये जाली निकल आए तो हमारी अरमान टूट जाएंगे। कबूतर की तरह आंखें बंद करके बैठ जाते हैं। बस जब सब हो जाता है, घर बिक जाता है। हमारे ना सर लोगों को एक बड़ा ये सीन है हमारी ख़ास तौर पे पाकिस्तानी अवाम में, जो मैंने देखा है जो पैटर्न, कोई भी इस तरह की खबर होगी ना कि वाओ मेरी ज़िंदगी बदलने वाली है, हम सबसे यूं छुपाएंगे, हम उसको ऐसे सीक्रेटली करेंगे। नज़र लग जाती है। हाँ, नज़र लग जाती है। वो नज़र लग चुकी होती है, वो लगी होती है तो लग चुकी होती है, वो नज़रों में आ गया होता है, फ्रॉडिये की नज़रों में आ गया होता है, भाई दिस इज़ द परफेक्ट प्रे, अब मैं इसको खा जाऊँ, पकड़ जाऊँगा। ठीक है। तो हमारी भी आवाम का लालच ख़त्म नहीं होता।
अक्सर जो फैमिलीज़ हैं वो ये कहती हैं कि हमने शादी करनी है ना बेटी की, ख़ास तौर पे लड़की की शादी करनी तो हमने यूके ही करनी है, हमने ऐसे ही लड़के से करनी है कि जो कि बाहर ही सेटल हो। तो अक्सर केसेस में ये बताया जाता है कि लड़का बाहर यूके में सेटल है, देखें 3-4 साल से तो वो यूके में ही काम कर रहा है, घर में वो लाख रुपया भी भेज देता है, चाहे वो वहाँ का 300 पाउंड होता है, इतनी अमाउंट तो वहाँ पे लेबर क्लास भी कमा लेती है। तो वो बड़ा यहाँ पे उसको आइडलाइज़ किया जाता है और फिर लोग बिना कुछ देखे बस सिर्फ इस बेस पे अपनी बच्चियों की शादियाँ कर देते हैं कि ये तो बंदा यूके सेटल्ड है। तो जब इस तरह का मामला हो तो पेरेंट्स को क्या चीज़ देखनी चाहिए कि वो वाकई सेटल है? क्योंकि जैसे भी आपने मुझे बात बताई है कि जो 2005 में बंदा गया हुआ था वो 2025 में आके उसको वो एप्लीकेशन डाल सकेगा, या इस तरह का जो कानून है, तो फिर तो वो सेटल तो नहीं होता वहाँ पे। नहीं, बिल्कुल जी, बेटर जो फ्यूचर है उसके लिए सारे माँ बाप सोचते हैं और उसमें मुज़ायका कोई नहीं है। बट ये जो आपका सवाल है ये बड़ा इस हिसाब से इम्पॉर्टेंट सवाल है कि अगर एक बंदा बाहर से रिश्ता आ रहा है तो उनको ये देखना है कि हमने रिश्ता तो कर लेना है, पर वो कल को लेके जाने का यहाँ से अपने स्पाउस को, डिपेंडेंट को अहल है कि नहीं है। अब फॉर एग्जांपल 29,000 पाउंड वो साल की अगर उसकी आमदनी है, ठीक है, तो वो यहाँ से डिपेंडेंट को लेके जा सकता है। सो कोई मुज़ायके वाली बात नहीं है कि अगर शादी से पहले, रिश्ता पक्का करने से पहले वो उससे कहें कि जी आप अगर हमें अपनी पे स्लिप्स जो है वो दिखा दें पिछले 6 महीने की, क्योंकि रिक्वायरमेंट है 6 महीने की। अब मेरे मुशाहिदे में अक्सर आता है कि लोग आके यहाँ से शादी कर जाते हैं कि हम बुला लेंगे, और उसके बाद वहाँ पे जाके उनके अपने 10,000 किस्म के मसाइल होते हैं, उनको भी पता है कि वो बेनिफिट्स ले रहे हैं और उनके लिए अभी डिपेंडेंट को बुलाना, अगर आप मतलब बेनिफिट ले रहे हैं तो आप डिपेंडेंट को नहीं बुला सकते। तो उसके बाद फिर वो एम्प्लॉयमेंट फिर शुरू करेंगे और आपको एक एम्प्लॉयर के साथ कम से कम 6 महीने होना है जहाँ पे आप थ्रेशोल्ड मीट कर सकते हो। तो वो फिर बहानों से लटकाते हैं कि जी हले मैं एक कागज़ भेजा आया, वो आया नहीं है, हले आजकल वीज़े बंद है ने, उसको वो शुरू में चेक कर ले, क्योंकि जो स्पाउस वीज़ा यहाँ से अप्लाई कर रही है खतून या बंदा, उसको तो सिर्फ A1 टेस्ट इंग्लिश का और उसको TB टेस्ट चाहिए, बाकी तो ज़्यादा डॉक्यूमेंट्स जो हैं, उसकी रिहाइश उसके पास पूरी है, उसकी आमदनी थ्रेशोल्ड पे मीट कर रही है और वो खुद लीगल है। ये वो सारी चीज़ें हैं जो जिसकी बेसिस पे उसको यहाँ से स्पाउस वीज़ा मिलना है, तो पहले पूछ लो। सर यहाँ पे ना कुछ केसेस ऐसे देखे गए कि जिसमें लड़का बाहर है, वो ऑलरेडी मैरिड है, उसने किसी फॉरेनर से शादी की हुई है इस वजह से कि उसको वीज़ा मिल जाए या वहाँ पे उसको जो ग्रीन कार्ड है, नेशनैलिटी है, वो मिल जाए उसको। मगर वो क्या करते हैं, यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ यहाँ पे होती हैं, माँ बाप यहाँ पे होते हैं, तो वो क्या करते हैं कि इसी तरह बता के जी लड़का यूके है, तो फिर वो शादी कर लेते हैं और फिर एक बच्ची को वो फ्री डोमेस्टिक लेबर के लिए घर पे छोड़ देते हैं। तो वो फिर बेचारे सारी ज़िंदगी उसी में वो लड़की पिसती रहती है, 10-15 साल 12 साल गुजर जाते हैं और उसमें भी कभी वो 6 महीने बाद या साल बाद आ जाते हैं और फिर वो उनका आना जाना लगा रहता है, मगर वो लड़की जा नहीं पाती। तो ये आपका बड़ा ज़बरदस्त पॉइंट है कि पहले पे स्लिप देख लें, और ये उनका बाहर से अगर कोई रिश्ता आया है तो उसका मैरिटल स्टेटस कैसे चेक करें। इस लड़के के साथ जाना है और वो उसके वैसे अपने हालात नहीं है, ठीक है, पहले तो आपको यहाँ पे लटकाएगा। उसके बाद जब वहाँ पे वो लेके जा रहा है और उसने वहाँ पे कागज़ों में 29,000 रुपया कमाना है ताकि वो उसकी एक्सटेंशन 3 साल के बाद करवा सके, ठीक है। सो वो उसको वहाँ पे रखेगा। बहुत सारी शादियाँ डोमेस्टिक वायलेंस के ऊपर ख़राब होती हैं, ठीक है, कि अगर किसी को यहाँ से एक दफ़ा स्पाउस वीज़ा मिल गया है और वो यूके चला गया है और वहाँ पे उसके इन लॉज उसके साथ कोई भी ज़्यादती कर रहे हैं। नॉर्मल ज़्यादती क्या होती है, उसको पहले घर में नौकरों की तरह रखते हैं कि असी वरना तेनों कढ़ा देंगे मुल्क तो बाहर, असी होम ऑफिस में दस देंगे, ठीक है। इस बात से अब किसी को घबराना नहीं है, ठीक है, क्योंकि 2024 के अंदर नया कानून आ गया, ठीक है, कि डोमेस्टिक वायलेंस में अगर आपके साथ वहाँ ज़्यादती हो रही है तो उनके लिए तो वहाँ पे है कि आप किसी NGO को रिपोर्ट कर दें, वो आपको पूरा गाइड करेंगे, ठीक है। और लोगों को ऐसे वाक़यात मैंने खुद देखे हैं बेशुमार कि यहाँ से कि जी पाकिस्तान लेके चलना तेनों थोड़े दिन लगी, यहाँ लाके उसके पासपोर्ट ले लेते हैं, उससे हर किस्म का कागज़, इवन उसका टेलीफोन नंबर ले लेते हैं और वापस चले जाते हैं। तो वो चाहे बंदा है चाहे वो खातून है, अब उसके लिए सीधा यहाँ से सेटलमेंट अवेलेबल है।
यानी 5 साल का वीज़ा सीधा देंगे, उसको वहाँ जाके बेनिफिट भी मिलेंगे, उसको घर भी देंगे। अब 2024 से जो डोमेस्टिक वायलेंस के जो विक्टिम्स हैं उनको, इन लोगों ने तो ख्याल नहीं करना कि यहाँ से एक बंदे को या बुढ़ी को यहाँ से ले गए हैं और वहाँ पे उसको नौकरों की तरह रखा हुआ है, उसके साथ गलत बर्ताव कर रहे हैं, उसको अदरवाइज अब्यूज़ कर रहे हैं, तो अब ऐसे बंदे का चुप करके वापस आ जाए, जलालत देने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है। सो यहाँ पे अगर वो, और इस एप्लीकेशन की फ़ीस बहुत ज़्यादा है, बट अगर वो अफोर्ड नहीं करता तो गवर्नमेंट उसको वो फीस भी छोड़ने के लिए तैयार है। यूके गवर्नमेंट। मैं थोड़ा सा ना अपनी ऑडियंस को ये चीज़ समझा दूं कि जो आपने क्लियर की है बात, अगर किसी खातून को यहाँ से कोई ब्याह के लेके जाता है यूके और वो वहाँ पे रखता है और वो उसको ये कहता है कि मैं तुम्हारा पासपोर्ट ले लूँगा, तुम्हारी ये चीज़ें ज़ब्त कर लूँगा, और उसको घर पे मेंटली या फिज़िकली टॉर्चर करता है, उसके राइट्स जो हैं वो सैबोटाज करता है, उस पर डोमेस्टिक वायलेंस वाला जो मामला है वो करता है, तो उस सिर्फ इस बात पे कि मैं होम ऑफिस बता दूंगा और तुम्हें डिपोर्ट कर दिया जाएगा, तो उस खातून को इस चीज़ से डरने की ज़रूरत नहीं है। यूके में वो वापस आ जाए, पाकिस्तान आ जाए, वहाँ पे भी कर सकती है ये, तो मैं वहाँ से भी अप्लाई कर सकती है। इन केस अगर वो वापस आ जाए तो फिर भी सिक्योर्ड है, उसको ये मैं आपको काट रहा हूँ, मैं आपको फ़र्क बता रहा हूँ। जी। लोकल इन कंट्री डोमेस्टिक वायलेंस तो वो बहुत देर से उनको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन ये करते क्या है, पाकिस्तानी मेंटालिटी है ना, सजीव खा के कभी मार देने, यानी उधर से उसको ये कह के कि तेरे फलाने की शादी है तो होते हो आया, ठीक है, वहां से आके इधर बंद कर डंप कर देते हैं। और उनके साथ बच्चे होते हैं, बच्चे ऑल ब्रिटिश होते हैं, उनको परवाह नहीं है किसी चीज़ की। अगर किसी के साथ अब अगर ये ज्यादती हुई है, चाहे 10 साल पहले हुई है, अच्छा, तो आप आज वापस नई एप्लीकेशन दे के वापस 5 साल का वीज़ा मिलेगा उनको जी, और वो सेटलमेंट वीज़ा है। सेटलमेंट वीज़ा का क्या मतलब है कि दे कैन क्लेम बेनिफिट्स, दे कैन क्लेम हाउसिंग, अच्छा, दे डोंट नीड देयर हस्बैंड्स और वाइफ्स, ब्रिटिश वाइफ्स एनी मोर। तो ये इक्वली अप्लाई हो रहा है मर्दों पे भी, क्योंकि बहुत सारे मर्द ऐसे हैं जिनके कोई ख़वातीन थी जो कि यूके की पली बड़ी, वहीं पे पैदा हुई और पली बड़ी वहाँ पे, और उन्होंने यहाँ पे उनकी फैमिलीज़ ने कहा जी कि इनकी शादी तो हमने बस जी पाकिस्तान में करानी है, तो पाकिस्तान में उनकी शादी करा दी। अब जो बंदा बेचारा यहाँ से गया है वो बहुत सारी चीज़ें देख के हैरान और परेशान भी होता है। एक तो उसको कल्चरल शॉक लगता है, दूसरा फिर उस पे भी जो अब्यूज़ है, मर्द भी शिकार हैं इस चीज़ के। बिल्कुल है। तो वो अगर बंदे को उस औरत ने कहा जी कि मैं तो तुझे निकलवा दूंगी यूके से, तो वो अगर वापस भी आ गया तो वो भी बेनिफिट अवेल कर सकता है, ज़्यादा बेनिफिट अवेल करेगा, वो ज़्यादा बेनिफिट अवेल। ज़ाहिर बात है, अब उसको अदरवाइज वो जो स्पॉन्सरशिप थी जी जिसके पीछे उसने सारी चीज़ें बर्दाश्त करनी थी, क्योंकि यहाँ से माँ बाप कहते हैं कि थोड़ा बर्दाश्त कर ले, बिल्कुल ऐसे ही है, कोई ज़रूरत नहीं बर्दाश्त करने की। अगर आपकी शादी हुई हो और आपके साथ अब्यूज़ हो रहा है तो गैर इंसानी काम है, क्यों बर्दाश्त करना है आपने, सिर्फ इस वजह से कि तानू कागज़ लब जाएंगे, वो उंज भी लब जाने हैं। ठीक है, तो बाहर जाके ये तो सर आपने बड़े लोगों का मसला हल कर दिया, अल्लाह ताला आपको इसका अजर दे। ये तो बहुत सारे लोग शायद पैसे लेके ये बात ना बताएं जो आपने हमारी आवाम को बता दी है कि जिन बच्चियों के साथ या जिन बंदों के साथ भी, क्योंकि अब्यूज़ वायलेंस ये जेंडरलेस है, ये जो भी करता है वो गलत है, तो इसमें उनको बेनिफिट प्रॉपर मिलेगा। इनको यूके गवर्नमेंट जो है वो तनहा नहीं छोड़ रही। तो सर अब कौन कौन से लोग यूके जा सकते हैं? अगर एक बंदा सिर्फ ये कहे मैंने उत्ते पहुंचा दो, वो नहीं, तो वो हमारे एक दोस्त कहता था कि वो ज़माने चले गए। ठीक है, अगर आपको कोई ऐसा झांसा दे रहा है और आप ले रहे हैं तो फिर आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। ठीक है, तो सर स्किल वर्कर का एक बड़ा वहाँ पे रहता है, क्यों मैंने लास्ट टाइम एक प्रोग्राम किया था जिसमें मुझे ये पता चला था कि जो प्लम्बर्स हैं वो यूके में बहुत हाईली पेड हैं। जी बिल्कुल है, उनको बहुत मतलब उनका काफ़ी ज़्यादा पैसा कमाते हैं वो। प्लम्बर्स हैं, इलेक्ट्रिशियंस हैं, मोटर मैकेनिक्स हैं, बट नाउ द प्रॉब्लम इज़ NVQ लेवल, जो जिस लेवल आपको ग्रेजुएट लेवल से कम की अब आप जॉब नहीं ले सकते वहाँ पे। अब इलेक्ट्रिशियन नहीं जा सकता, प्लम्बर नहीं जा सकता, जैसे क्योंकि पिछले कुछ साल पहले तो बहुत भरमार हुई। समझने वाली बात यह है कि जब भी कोई भी गवर्नमेंट, चाहे यूके की है, कोई भी गवर्नमेंट जब कोई कैटेगरी अनाउंस करती है,
इसका मतलब ये है कि वो बाहर से उनके पास वो लोग नहीं है, लिहाजा वो बाहर से सिर्फ उन लोगों को बुलाना चाह रहे हैं। जैसे अभी यूके की एक शॉर्टेज लिस्ट है जो चल रही थी, जिसमें डॉक्टर्स थे, जिसमें नर्सेज थी, तो उसमें वो चूंकि उनको ज़रूरत है, लिहाजा वो उसकी मुश्किल रिक्वायरमेंट्स क्यों रखेंगे, जो उस क्राइटेरिया पे पूरा होता है उसको वो बुला लेंगे। तो अब अगर एक मुल्क के अंदर इस वक्त एक ऑक्यूपेशन की ज़रूरत ही नहीं है तो वो उसको उस कैटेगरी से बाहर निकाल देंगे, तो वो उसको नहीं बुलाएंगे। लिहाजा अब उनको ग्रेजुएट लेवल से कम की जॉब की ज़रूरत नहीं है। वो इनकरेज करते हैं कि लोकली लोग मिले वहाँ पे। यूके में सर टैक्सेस का क्या सीन है? टैक्सेस बहुत ज़्यादा है, बहुत हाई है। और अब ख़ास तौर पे अगर वो 47,000 पे किसी को बुला रहे हैं तो उसके ऊपर वो 30-40% टैक्स देगा वहाँ पे। 30 से 40% टैक्स देगा। थ्रेशोल्ड है ना, स्लैब्स हैं, तो वो आपको टैक्स देना, और यही वो चाहते हैं कि जो आ रहा है वो टैक्स कलेक्शन चाह रहे हैं, वो टैक्स देगा वहाँ पे। एक तो वो ये चाह रहे हैं कि एक तो उनको क्रीम मिले। जी बिल्कुल ऐसे। ठीक है, सबसे जो टॉप रैंकिंग के बंदे हैं वो उनके पास आए, और फिर वो जो वहाँ पे पैसा कमाएं उनको वो हायर स्लैब में रखें। जी ऐसे, ताकि वो जितना उन्होंने उसको दिया है उसमें से वो टैक्स ले लें। और ये लोग हैं जो अपने स्टेटस का भी वहाँ पे, लीगल स्टेटस का ख्याल रखते हैं, क्योंकि एट रिस्क है बहुत सारी चीज़ें वहाँ पर। कि अगर जाहिर बात है एक बंदा 47,000 पाउंड साल का कमा रहा है तो वो गेड़े में रहेगा, वो कानून की भी पासदारी करेगा, वो हर चीज़ का एहतराम करेगा कि मेरे से अदरवाइज ये जॉब छूट जाएगी। तो जो बंदा जो मिनिमम वेज पे काम कर रहा है वो उसके पास लूज़ करने के लिए क्या है वहाँ पे? सर जो लोग वहाँ पे नेशनैलिटी ले लेते हैं, तो हमने अक्सर बात सुनी है कि उनको 3rd ग्रेड सिटीज़न के तौर पे ही डील किया जाता है, जैसे पाकिस्तानी कोई हैं। तो क्या ये बात सच है? कितनी सच है ये बात? कुछ हद तक सच है इसके अंदर। कुछ हद तक क्या मतलब? कुछ हद तक का मतलब ये है कि आपके असल चीज़ें आपकी हरकतें, पाकिस्तानियों की हरकतें पाकिस्तानियों की क्या हरकतें? उनको आपसे मसला नहीं है, हरकतों से मसला, हरकतों से मसला है। क्या हरकतें पाकिस्तानी हैं जो कि वो जाके बताते हैं कि हम पाकिस्तानी हैं? देखें बहुत सारी हैं उसमें ये है कि बग़ैर ज़रूरत के बेनिफिट्स ले रहे हैं। ठीक है, कि चलो यार पैसे आ रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं, एक्सप्लॉयटेशन कर रहे हैं। उसके बाद इस चीज़ का जोम है कि जी हमारे पास अब वहाँ का रहने का है। जैसे अभी बात करें यहाँ पे आके जो शादियाँ कर रहे हैं, अच्छे लोग भी हैं, पर बहुत सारे लोग हैं जिसमें उसमें ये है कि उनको इस चीज़ का जोम है कि जी हम बाहर से आए हैं। हालांकि इंसानियत देखे ना, मैंने आपको बताया कि जिसके साथ डोमेस्टिक वायलेंस हो रहा है उसको वो गवर्नमेंट, जिसके वो नेशनल भी नहीं है, वो सपोर्ट कर रही है, उसको प्रोटेक्ट कर रही है उसको। फिर वहाँ पे ये क्रेडिट कार्ड के स्कैम्स हैं, वो सारी चीज़ें उसके अंदर कोई, यानी कि हम पाकिस्तानी अवाम जो है जब ये बाहर जाती है तो ये अपनी हरकतें इस तरह की करती है कि फिर वो उनको कैटेगराइज कर देते हैं कि ये पाकिस्तानी है या ये ब्राउन लोग हैं, तो वो जो भी करेगा उसको वो कर देंगे, उनको बात तो नहीं होती। तो जो लोग बेचारे सही काम कर रहे होते हैं, अच्छे सिटीजन्स होते हैं, जो काम करने वाले लोग होते हैं, जो इज्जत से पैसा कमा रहे होते हैं, वो भी फिर जाहिर बात है उन पे भी तो वो असरात आता है। अभी तो जो इनका खमियाजा वो लोग जो भी इंग्लैंड में भी हो रहा है, जो जलसले जुलूस निकल रहे हैं कि इमिग्रेंट्स को बाहर भेजो, ठीक है, उसमें कुछ प्रोपोर्शन पाकिस्तान की है, बाकी मुल्कों की भी है, जी, बट अगर आप बिहेव नहीं करेंगे तो आपकी रिस्पेक्ट नहीं होगी। तो हमारे यहाँ पे लोगों के बिहेवियरल इश्यूज भी हैं, जाहिर बात है जी। आपने तो बता रहे थे, ये जब आप बात कर रहे थे आपसे, तो आपने कुछ जहाज़ के वाक़यात बताए थे कि आप मुझे कहा था कि यूके जाना तो बाद की बात है, ये जहाज़ में शुरू हो जाते हैं। क्या करते हैं? मैं आपको यही बता रहा था अभी जी पहले, मैं यहाँ से पाकिस्तान से वापस जा रहा था, तो जो पाकिस्तान से वाली लेग थी उसके अंदर मैं, जाहिर बात है जहाज़ में मुझे थोड़ी परवाह है कि मैंने सामान ऊपर रखा हुआ है कि उसमें से भी चोरी हो सकती है, और मेरे बैग के अंदर से पैसे निकाले, और मैं जाके फिर एयर होस्टेस को मैंने बताया, वो मेरी शक्ल देख रही है कि हाउ ये इवन इट इज़ पॉसिबल। बट ये है कि मेरी और भी नॉलेज में है कि और लोगों के साथ भी ये हुआ। अब बंदा जहाज़ में बैठ के अपने पैसों को कहाँ पे रख ले, आप जारी बात है, आप रिलैक्स होकर बैठना चाहते हैं, पैसे चोरी कर ले, जहाज़ में पैसे चोरी। कोई पाकिस्तानी जवान था, क्योंकि फ्लाइट यहाँ से जा रही है, उसमें कोई गोरा नहीं बैठा हुआ था, सिर्फ पाकिस्तानी थे। यारी बात है जी, यहाँ से जा रहा है, दुबई जा रहा था, अबू धाबी जा रहा था, तुम पैसे निकाल। और मैंने सोचा मैं रिपोर्ट भी ना करूँ इसको, क्योंकि मेरी मुल्क की बदनामी है इसके अंदर।
पर मुझे नहीं पता ऐसे और कितने वाक़यात हैं इसके अंदर। तो ये ख़ास तौर पे जो इस तरह यूके ने खैर बहरहाल इन लोगों को डिस्करेज कर रहा है, और जो वहाँ पर हैं वो काफ़ी अब चीज़ों को डिफरेंटली लेंगे तो वहाँ पे सर्वाइवल होगी। चलें सर, हम इन सारी चीज़ को ज़रा समराइज़ करते हैं, थोड़ा सा ब्रेक डाउन करते हैं। मैंने यूके की इमिग्रेशन लेनी है, मेरे पास क्या क्या ऑप्शंस मौजूद हैं? नंबर 1 स्किल वर्कर, ठीक है, चलें स्किल वर्कर नहीं है, मैं एंटरप्रेन्योर बनना चाहता हूँ या मैं कोई काम करना चाहता हूँ वहाँ पे, तो मैं किस बेस पे वहाँ पे जाऊँ और मुझे नेशनैलिटी वहाँ की आसानी से मिल जाए? देखिए, ये आपका जो आपकी स्किल है ये उसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका स्किल सेट क्या है, ठीक है, इसके हिसाब से आप कैटेगरी में जाएंगे। और मैं एक और चीज़ भी आपसे बात करता हूँ, इमिग्रेशन का जो कॉन्सेप्ट है ना कि जी ये कनेडियन इमिग्रेशन है, ये ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन है, यूके में ऐसा नहीं है। यहाँ पे वीज़ाज एंड इमिग्रेशन ये एक टर्म है, ठीक है, मिलेगा आपको वीज़ा, अच्छा, जिस पे आप वहाँ जाएंगे, अपना टाइम जो उस कैटेगरी का टाइम है वो आप वहाँ पे पूरा करेंगे, आप जाएंगे यहाँ से एक्सटेंशन लेंगे वीज़े की, फिर आपको सेटलमेंट मिलेगी। सो यूके में बेसिक टर्म इस्तेमाल होती है सेटलमेंट की, ठीक है, सो वो कैटेगरीज जो सेटलमेंट को लीड करती हैं और आप सेटल होना चाहते हैं तो आपको पहले उस कैटेगरी में जाना है। स्किल्ड वर्कर सो फार सेटलमेंट की तरफ लेके जाती है, ठीक है, बट वो आपके स्किल सेट के ऊपर, वहाँ की डिमांड के ऊपर, आपके एम्प्लॉयर के ऊपर डिपेंडेंट है। ठीक है, यहाँ से जब ये खुला हुआ था ये NVQ लेवल 3 पे भी, यहाँ से बेशुमार दुनिया बुचर बन के गई है, यहाँ से हजाम बन के गई है, आता नहीं है काम। अच्छा, तो उनको वो चेक कैसे करते हैं फिर? इंटरव्यू करते हैं यहाँ पे, तो इंटरव्यू से फिर वो निकल तो गए? बहुत सारे उसके बाद ये निकले तब हैं जिस वक्त इंटरव्यू नहीं हो रहे थे, उनको एकदम एहसास हुआ कि ना इंटरव्यू करो। वो इंटरव्यू करके वो जो बुचर नहीं है उससे जब वो हेल्थ एंड सेफ्टी का सवाल पूछेगा, जब वो चॉपिंग बोर्ड का उससे सवाल पूछेगा, वो जवाब नहीं दे सकता। नहीं, उसका तो पाकिस्तान में जो नॉर्मल बुचर है वो भी नहीं जवाब दे सकता। लिहाजा उसको पढ़ना है, उसको लोकल जो हेल्थ एंड सेफ्टी है रेगुलेशंस उसको पढ़ने हैं। सो क्या मैं ये रहा हूँ कि जो आपका स्किल सेट है, लेकिन अब तो बहरहाल इस तरफ नहीं जा रहे हैं। अभी ये अकाउंटेंट्स हैं, इसके अंदर इसमें बहुत सारे लोग जो मैनेजर लेवल पे काम कर रहे हैं वो जाते हैं, एडमिन लेवल है, मैनेजमेंट के अंदर जो लोग काम करते हैं वो जाते हैं, बट उससे पहले आपको जॉब चाहिए। जो मैंने शुरू में अर्ज़ किया है कि जॉब आपको कोई वीज़ा कंसल्टेंट जॉब नहीं दे सकता आपको, और ख़ास तौर पे वो बंदा जो आपसे पैसे लेके आपको जॉब दे रहा है, वो कौन सी जॉब है? वो कौन सी जॉब? वो क्योंकि उसने पैसे देने हैं, वो ले क्यों रहा है? वो तो अपना काम कर रहा है कि वो कंपनी ने वहाँ से 10, 15, 20 जितने लोगों को यहाँ से स्पॉन्सर करके ले जा रहा है, उसने तो ठप होना ही होना है। आपको मालूम है कि आप क्या कर सकते हैं, उसके अंदर आप मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं, आपके वहाँ पे जानने वाले हैं, उनसे जॉब लेनी है, जॉब लेके उस पर ड्यू डिलिजेंस करनी है कि कोई आपको मामू तो नहीं बना रहा। फिर आप लॉयर इंगेज करें जो आपके यहाँ से वीज़ा प्रोसेस करे, आपका वो चीज़ों को वेरीफाई करे, फिर आप उसके अंदर जाएंगे। ये तो हो गया स्किल वर्कर का। जी जी। उसके बाद एक जैसे हमने बात की है, स्टूडेंट जो है वो मोस्टली इकोनॉमिक माइग्रेंट होता है। जी जी। जो बड़ी यूनिवर्सिटीज़ वाले हैं वो जेन्युइनली पढ़ रहे हैं, बाद छोटी यूनिवर्सिटी में भी जेन्युइन जाते हैं क्योंकि वो अफोर्डेबिलिटी का ताल्लुक होता है। बट उसका तरीका वही है कि वो एजुकेशन कंसल्टेंट के पास जाए, उससे पहले वो यूनिवर्सिटी के साथ जाके रिसर्च करे कि कौन उसको हेल्प करेगा, और एंड पे जाके वो फिर किसी वकील से बात करके अपने इंटरव्यू की तैयारी करे। सर यूके में लाइफ आसान है? पाकिस्तान से आसान है? सवाल ही नहीं पैदा होता। नहीं तो यहाँ पे अक्सर लोग ऐसे देखे जाते हैं, वो कहते हैं मैं पाकिस्तान से काम नहीं करना, मैंने यहाँ पे काम नहीं करना, बाहर मैं गोरों के कुत्ते नहलवा लूँगा, वो काम मैं कर लूँगा, मगर मैंने पाकिस्तान में काम नहीं करना। तो देखिए मेरे हिसाब से ना, जो बंदा यहाँ नहीं काम कर सकता ना, वो बाहर भी नहीं कर सकता। वो देखते क्या है कि जी फलाना गया था, उसने यहाँ पे एक प्लॉट भी ले लिया जी, उसने जो है वो यहाँ पर अपने किसी गाड़ी भी दिलवा दी है, उसने ये भी कर दिया, उसने वो भी कर दिया, तो मैं भी जाके कर लूँगा। नहीं, एक सर कैटेगरी होती है ना कि जैसे ख़ानदान में से कोई 1 या 2 लोग बाहर किसी मुल्क गए हैं, वो अच्छे सेटल हैं। अब पीछे जो 42 लोग बैठे हैं, वो 42 लोग इस कॉम्प्लेक्स में रहते हैं,
कि वो बाहर गया हुआ है। और फिर हमारे माशरे में भी एक बुरी चीज़ है कि हमारा कंपैरिजन बहुत ज़्यादा हम करते हैं, तो वो उसको ना एक अजीब, बाकी जो 42 लोग यहाँ पे उनको एक अजीब साइकोलॉजिकल प्रेशर में रखा जाता है कि वो देखो, उसको देखो, और वो रिजेंटमेंट में आए होते हैं बहुत ज़्यादा। तो ये हर एक के लिए नहीं है। जो भले टाइम पे चला गया है, कर लिया उसने, सेटलमेंट उसकी हो गई और वो पैसे कमा रहा है, तो ज़रूरी नहीं है कि हर कोई इस तरह टाइम भी तो चेंज होता है ना। आप सही बात कर रहे हैं कि पहले के टाइम डिफरेंट थे, अब के टाइम डिफरेंट है। तो नाजरीन, यूके जाना नामुमकिन नहीं है, बस जो लोग गलत तरीके से यूके गए हैं उनके लिए वहाँ पे अब रहना मुश्किल है, बल्कि अब उनके लिए रहना नामुमकिन है। हमारे पाकिस्तानी लोग बहुत ज़्यादा मैजिक पे बिलीव करते हैं, लॉजिक पे नहीं। तो खुदा के वास्ते अब लॉजिक पे वापस आ जाएं, और अगर आपने यूके जाना है, आपको यूके सेटल होना है, या आपने पढ़ने जाना है यूके, तो खुदारा किसी सही कंसल्टेंट से आप रब्ता करें। कंसल्टेंट को भी चेक करें, आप तसल्ली से चेक करें कि क्या ये बंदा केपेबल है मुझे बाहर लेके जाने में, या मुझे किसी ये और मुसीबत में फंसा देगा। तो अच्छा सोचना, अपने फ्यूचर के बारे में अच्छा सोचना बहुत अच्छी बात है, मगर अपनी जमा पूंजी एक ख्वाब के पीछे, एक धोखे के पीछे लुटा देना बेवकूफ़ी कहलाती है। इसी के साथ महर ज़िशान को दीजिएगा इजाज़त। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।